CRUD operation using Laravel framework. लास्ट वीक बेसिकली हमने जो लेक्चर्स थे उसके अंदर CRUD operations को कवर किया था यूजिंग Laravel framework, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी लैब पार्ट था उसमें हमने टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, जो कि आपकी ब्लेड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, उसको कवर किया है, ठीक है। और इन द लैब पार्ट, और उसमें कुछ ब्लेड के डायरेक्टिव्स देखे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विद इन द टेम्पलेटिंग लैंग्वेज हमने ब्लेड जो टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है उसको भी देखा है, ठीक है। अब हमारी जो उससे नेक्स्ट वाली लैब्स हैं, जो CRUD से रिलेटेड लैब्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड का ना, तो जो नेक्स्ट लैब्स हैं उसके अंदर यूजिंग द टेम्पलेटिंग लैंग्वेज बेसिकली CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो CRUD ऑपरेशंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ बेसिकली एन एजेक्स। तो CRUD ऑपरेशन अभी तक जो आप परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द लोडिंग ऑफ द वेब पेज, ठीक है। जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी भी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका वेब पेज जो है कम्प्लीटली रीलोड होता है, सारे का सारा, ठीक है। डिसअपीयर होता है और फिर दोबारा अपीयर होता है। तो अगर आपने किसी सेक्शन ऑफ द वेब पेज को फॉर एग्जांपल अपडेट करना हो देन बेसिकली वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स। और एजेक्स के अंदर जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है दैट इज़ एसिंक्रोनस, ठीक है। तो जो कंप्लीट पेज सबमिशन है और रीलोडिंग है दैट इज़ बेसिकली अ सिंक्रोनस प्रोसेस इन द सेंस कि आप पेज को सेंड कर देते हैं टुवर्ड सर्वर, और सर्वर जो है उसमें से फॉर एग्जांपल ऑन द बैक एंड डाटाबेस से रिट्रीव करने के बाद इंफॉर्मेशन को दोबारा रीलोड करते हैं वेब पेज के अंदर, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली सिंक्रोनस प्रोसेस, जिसमें एक जो साइड है वो वेटिंग स्टेट में होती है। फॉर एग्जांपल एट सम पॉइंट बेसिकली क्लाइंट वेटिंग स्टेट में, वाइल अनदर पॉइंट बेसिकली सर्वर वेटिंग स्टेट में, ठीक है। जबकि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है इसमें इन पैरेलल, मीनिंग दैट इन द बैकग्राउंड आपका जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है, जबकि आपके पास फुली वेब पेज अवेलेबल होता है फॉर व्यूइंग। आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, फिर स्क्रॉल कर सकते हैं अप डाउन, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक्रोनस। और जो एजेक्स है इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट टर्म है दैट इज़ बिकॉज जो एजेक्स कॉल्स हैं दे आर इनिशिएटेड यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो वो इनिशिएट होती हैं ना कॉल्स, दे आर इनिशिएटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट एपीआईज हैं जिससे आप कॉल्स को इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन इज़ जो कि हिस्टोरिकल थी दैट इज़ एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एपीआई, ठीक है। फिर जो जेक्यूबी लाइब्रेरी है उसने भी अपना एक एजेक्स का मेथड दिया फॉर इनिशिएटिंग द एजेक्स कॉल, ठीक है। अब ये रिसेंटली है आपके पास एक फेच एपीआई आई है जो कि काफ़ी सिंप्लीफाइड है एज़ कम्पेयर टू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एपीआई, ठीक है। ये एक्सएमएल एचटीटीपी तो अराउंड इन 2000 आ गई थी, लेकिन जो फेच एपीआई है दिस इज़ इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ आई थिंक इन 2015, ठीक है, 2015 में आई। तो आपके पास एटलीस्ट 3 ऑप्शंस हैं एजेक्स कॉल को इनिशिएट करने के। तो इसके अंदर जो इसकी फुल फॉर्म के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का वर्ड है दैट इज़ बिकॉज यू इनिशिएट द एजेक्स रिक्वेस्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करके उस रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो सेकंड वर्ड है दैट इज़ एक्सएमएल, ठीक है। तो अभी आपके पास जैसन फॉर्मेट भी आ गया डाटा का, लेकिन पहले सिर्फ एक्सएमएल ही एक डाटा फॉर्मेट, डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट था, ठीक है। हिस्टोरिकली जब ये एजेक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, तो डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट जो था आपके पास एक्सएमएल ही था। तो दैट्स वाई दिस वर्ड एक्सएमएल इज़ देयर। लेकिन अभी आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह के फंक्शंस आ गए हैं कि आप बेसिकली जैसन के फॉर्मेट में डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है जैसन डॉट पार्स जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जैसन डॉट पार्स से आप बेसिकली उसको जैसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक्सएमएल ही फॉर्मेट नहीं है, आप प्लेन टेक्स्ट में भी, प्लेन स्ट्रिंग नहीं होती, प्लेन स्ट्रिंग में भी आप सर्वर साइड से फॉर एग्जांपल उसका रिस्पॉन्स रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, एज पार्ट ऑफ एजेक्स। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स एज पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। होपफुली you have got an overview about the lecture. So let's start with the summary of today's lecture. So first of all we will see the difference between synchronous and asynchronous web communication, ठीक है।
जिसमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स वी विल लुक इनटू दीज कॉन्सेप्ट्स। इन द सेकेंड टॉपिक वी विल सी व्हाट इज़ एजेक्स बेसिकली। ठीक है, हम एजेक्स को डिफाइन करेंगे, इसकी बिट ऑफ हिस्ट्री, ये कब बेसिकली स्टार्ट हुआ और इसका जो XML HTTP प्रोटोकॉल है वो कब आया। ठीक है, और ये बेसिकली XML HTTP जो रिक्वेस्ट API है दैट इज़ आल्सो W3C रिकमेंडेशन। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एजेक्स का है क्या। ठीक है, एट द थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस एजेक्स रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जब भी आप एजेक्स कॉल इनिशिएट करते हैं उसमें एक रिक्वेस्ट का पार्ट होता है फर्स्ट, और फिर एक रिस्पॉन्स का पार्ट होता है। तो रिक्वेस्ट का पार्ट आप इनिशिएट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट टुवर्ड्स सर्वर, और रिस्पॉन्स का जो पार्ट है दैट इज़ बेसिकली रिटर्न बाय द सर्वर इन रिस्पॉन्स टू द कॉल टुवर्ड्स द क्लाइंट। ठीक है, आपके ब्राउज़र की तरफ सेंड करते हैं। एंड देन वी विल कवर द एजेक्स एग्जाम्पल। ठीक है, और एजेक्स एग्जाम्पल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस या कॉमन एग्जाम्पल इज़ सर्च सजेस्ट। तो आपने ओवर द वेब देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो ही आप कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एस टाइप करूं तो उससे रिलेटेड आपके पास सजेशंस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम, जो भी फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड हैं वो आपको रिटर्न करते हैं। इसके बाद जो ही आप सेकंड वर्ड टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल ओ, तो आपकी जो सजेशंस हैं ये काइंड ऑफ मोर स्पेसिफिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिल्टर होके सिर्फ वही वर्ड्स रिटर्न होंगे विच आर स्टार्टिंग विद SO। फिर आप F कर देंगे तो फिर SOF से स्टार्ट होने वाले वर्ड बेसिकली आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ऑन द टाइपिंग ऑफ ईच बेसिकली लेटर विद इन द वर्ड एट द बैक एंड एक एजेक्स कॉल इनिशिएट हो रही है। ठीक है, और वो एजेक्स कॉल फॉर एग्जांपल इस कंटेक्स्ट में तो हम एट द बैक एंड एक DB के अंदर टेबल बना लेंगे। ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल सर्च टर्म्स का टेबल होगा, और उस टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरह की टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, वेब, HTTP, डिफरेंट टर्म्स जो हैं। ठीक है, जो भी यूज़र ने सर्च किए ओवर द वेब पेज, तो फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और आप यूजिंग द एजेक्स कॉल आप एक ऐसी सर्च सजेशन की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि एजेक्स कॉल बेस्ड होगी, और इसमें जब फॉर एग्जांपल आप टाइप कर रहे होंगे तो वेब पेज वॉन्ट बी रीलोडेड, आपके पास कंप्लीट वेब पेज रीलोड नहीं होगा, बल्कि एट द बैक एंड एक एजेक्स कॉल इनिशिएट होगी, वो इन टर्म्स के टेबल से उस तरह की टर्म्स उठा के ले आएगी और आपको इस बेसिकली ड्रॉप डाउन जो आपके पास सजेशन पार्ट है इसके अंदर डिस्प्ले कर देगी। ठीक है, तो हम ये बेसिकली सर्च सजेशन की जो फंक्शनलिटी है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग 3 डिफरेंट अप्रोचेस। मैं आपको तीनों के कोड सैंपल दिखाऊंगा जो कि एग्जीक्यूटेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग द XML HTTP API, सेकंड बाय jQuery library, and third is by using the fetch API. ठीक है, होपफुली यू गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन हो अभी तक आपको इससे लेकर? नो सर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सिंक्रोनस वेब कम्युनिकेशन है क्या ना, तो जब मैंने जो वेब जनरेशंस बेसिकली जब आपको मैंने करवाई थी ना, उसमें बताया था कि एट द स्टार्ट देयर वाज नो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपके पास स्टैटिक वेब पेजेस थे, फिर बेसिकली क्लाइंट साइड पे इंटरेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट आया। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट का जो कंसेप्ट आ गया तो फिर बेसिकली सर्वर भी बिल्ड हो गया इन द मीन टाइम, सर्वर साइड पे पेज को सबमिट करना और फिर रिसीव करना। ठीक है, सो एट दैट पॉइंट बेसिकली फिर जब आपके पास एक क्लाइंट और सर्वर साइड बेस्ड वेब एप्लीकेशन पॉसिबल हो गई या उसका कंसेप्ट बेसिकली कंसीव कर लिया गया, फिर उसके बाद इसकी इम्प्रूवमेंट पे फॉर एग्जांपल काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, इन द सेंस कि उस वक्त जब भी फॉर एग्जांपल आप पेज को सबमिट करते थे तो कम्प्लीटली रीलोड होता था। ठीक है, जब भी आपने पेज को सबमिट किया, डजेंट मैटर कि आपने फॉर एग्जांपल पूरे पेज को अपडेट करना है या पार्ट ऑफ द वेब पेज को अपडेट करना है, बट योर होल ऑफ द वेब पेज इज सबमिटेड एंड देन रिटर्न बैक। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट था ना दैट वाज सिंक्रोनस वेब कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि आपके पास एक यूज़र है फॉर एग्जांपल जिस तरह कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, और एक आपके पास सर्वर है। राइट नाउ यूज़र जो है वो किसी भी वेब पेज को व्यू कर रहा है, एट सम पॉइंट ही हैज़ इनिशिएटेड अ रिक्वेस्ट या सम इवेंट। ठीक है, उसने इवेंट ट्रिगर किया फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिशन का, जो आपका वेब पेज है दैट इज सेंड टुवर्ड्स द सर्वर,
सर्वर साइड से फॉर एग्जांपल कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की गई फ्रॉम द डेटाबेस और फ्रॉम सम फाइल बेस्ड डेटाबेसेस। एट दैट पॉइंट बेसिकली फाइल बेस्ड डेटाबेसेस भी होते थे। तो बेस्ड ऑन द क्यूरी उसने कोई नई इन्फॉर्मेशन जनरेट की और फिर वेब पेज को दोबारा सेंड किया, ठीक है। सो इन द मीन टाइम यूज़र इज़ वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ये जो आपके पास क्लॉक सी नज़र आ रही है ना, इसमें यूज़र जो था वो सर्वर साइड के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा होता था, ठीक है। तो जब ये सर्वर साइड प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती थी, फिर जो सर्वर है वो वेब पेज को रिटर्न करता है टूवर्ड्स क्लाइंट और फिर बेसिकली उसको अपीयर होता था। तो दोबारा बेसिकली जो क्लाइंट है उस पेज को व्यू कर रहा है, एट सम पॉइंट ही हैज़ अगेन सबमिटेड द फॉर्म या कोई उसने इवेंट ट्रिगर किया, ठीक है। तो दोबारा बेसिकली सर्वर साइड पे पेज सबमिट होगा और सर्वर जो है अगेन प्रोसेसिंग करने के बाद पेज को क्लाइंट साइड पे सेंड करेगा, ठीक है। तो आपके पास एक तो ये फील्ड एरो है ना, लेकिन ये डॉटेड प्लेस भी है। दिस इज़ द टाइम, वेटिंग टाइम ऑफ द यूज़र, जो कि बैड यूज़र एक्सपीरियंस में बेसिकली कंसिडर होता है। अभी तो आपके पास जो बेसिकली सर्वर इतने एफिशिएंट हो गए वो क्विकली क्वेरी को एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देते हैं, लेकिन इनिशियली ये होता था कि इट कैन टेक 1 to 2 सेकेंड्स। फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हुई, नेट भी स्लो होता था ना, तो सबमिट हुई, इट कैन टेक फॉर एग्जांपल सम टाइम। तो आपके पास ब्राउज़र के अंदर राइट साइड पे ना एक ग्लोब आ रहा होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ना, तो वो ग्लोब बेसिकली रोटेट करता था और नीचे एक प्रोग्रेस बार होती थी, अब वो नहीं एग्जिस्ट करती। तो बेसिकली वो भी फिल्ड होना स्टार्ट होती थी। तो ये ग्लोब रोटेट कर रहा है और ये प्रोग्रेस बार आहिस्ता आहिस्ता फिल्ड हो रही है। इससे इन अ वे हम गेस करते थे कि कितनी सर्वर साइड प्रोसेसिंग बेसिकली कंप्लीट हो गई है और पेज कितनी देर में रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा एक वो वेटिंग टाइम होता है जो कि काइंड ऑफ अनोइंग एक्सपीरियंस होता था विद वेब एप्लीकेशन, ठीक है। So that was the concept of synchronous web communication. So in the synchronous web communication, user must wait while the new page load, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले वो इनिशियली एड्रेस बार के अंदर टाइप करेगा पेज का एड्रेस, फॉर एग्जांपल google.com, ठीक है। इसका वेट करेगा कि ये लोड हो जाए, ठीक है। फिर वो इस पेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, दोबारा फॉर एग्जांपल सबमिट करेगा, फिर वो दोबारा वेट करेगा कोई इवेंट ट्रिगर करने के बाद, ठीक है। इन द मीन टाइम फिर दोबारा ट्रिगर करेगा इवेंट। सो इट वुड बी लाइक दिस टाइम लाइन जो कि आपके पास ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। सो इन द डॉटेड लोकेशन बेसिकली यूजर हैव टू वेट वाइल द न्यू पेज इज लोड। सो टिपिकल कम्युनिकेशन पैटर्न यूज इन द वेब पेजेस इज क्लिक। आप बेसिकली क्लिक करते थे, इवेंट फॉर एग्जांपल जनरेट करते थे, फिर वेट करते थे और वेट करने के बाद दोबारा आपका जो वेब पेज था वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द सर्वर साइड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस वेब कम्युनिकेशन। जस्ट मुझे एक सेकंड दें, मैं विंडो को क्लोज कर लूँ। देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक्रोनस वेब कम्युनिकेशन। अब एसिंक्रोनस में क्या होता था कि आपके पास वही, फॉर एग्जांपल अगर आप डायग्राम देखें, आपके पास जो टाइम लाइन है, टाइम लाइन पर देखें कि आपके पास उसी तरह का यूज़र है और एक सर्वर है, लेकिन इन बिटवीन द यूज़र एंड सर्वर देयर इज अ थर्ड लेयर इंट्रोड्यूस्ड, बट दैट इज़ बेसिकली द एजेक्स लेयर, जो कि एट द बैक एंड रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रही है और जो सर्वर साइड रिस्पॉन्सेज हैं उनको कलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास उसी तरह का इंटरफेस है कि यूज़र के पास एक वेब पेज है, ठीक है, और उसने कोई इवेंट ट्रिगर किया है और वो इवेंट जो है वो बेसिकली एसिंक्रोनस इवेंट है, ठीक है। इन द सेंस कि वो पहले डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जा रहा या कंप्लीट वेब पेज रीलोडिंग नहीं है या सबमिशन नहीं है, बल्कि एट द बैक एंड जब आपने इवेंट ट्रिगर किया तो वो एजेक्स लेयर के पास बेसिकली रिक्वेस्ट जा रही है। एजेक्स लेयर जो है वो एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट करती है, क्रिएट करती है, उस एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को सेंड करती है टुवर्ड्स सर्वर, ठीक है। अब ये सारा जब एट द बैक एंड काम हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, इन द मीन टाइम यूज़र कैन व्यू द वेब पेज। यूज़र के पास वो वेब पेज का जो व्यू है वो डिसअपियर नहीं हुआ, ठीक है। अब एट द बैक एंड उसने एजेक्स ने बेसिकली एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी एसिंक्रोनस, और सर्वर साइड ने उस रिक्वेस्ट की बेस पे कुछ फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग की, उसी तरह जनरेट किया कुछ डाटा, और फिर दोबारा जो पार्शल वेब पेज है उसको अपडेट करके दोबारा टुवर्ड्स द क्लाइंट सेंड कर दिया, ठीक है। अब इन द मीन टाइम यूज़र ने एक और फॉर एग्जांपल इवेंट जनरेट कर दिया, ठीक है, उसको एजेक्स ने फिर हैंडल किया। तो दिस इज़ द वे इट गोज़ ऑन कि इन द मीन टाइम जो भी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही हैं दे आर हैंडल्ड बाय द एजेक्स लेयर,
एजेक्स लेयर जो है एक जावास्क्रिप्ट का, एट दैट पॉइंट देयर वाज ओनली XML HTTP API, ठीक है, अभी फेच API या jQuery लाइब्रेरी तो अभी आपके पास आई है। इनिशियली XML HTTP रिक्वेस्ट API होती थी, तो मीनिंग दैट के जो एजेक्स लेयर है इट इज़ इनिशिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट एट द बैक एंड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट इनिशिएट करती है टुवर्ड सर्वर, सर्वर साइड पे आपके पास एक सर्वर साइड कोड होगा, वो कोड जो है बेसिकली उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है और पेज को दोबारा अपडेट करने के बाद टुवर्ड्स क्लाइंट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इन द मीन टाइम जो पेज है उसका जो व्यू है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं हुआ फॉर द एंड यूज़र, ठीक है। यूज़र है वो ही कैन स्टिल व्यू द पेज, बट इन द मीन टाइम द डाटा कैन बी अपडेटेड। तो एट द बैक एंड जो बेसिकली एजेक्स रिक्वेस्ट है वो उसको डाटा को रिसीव करेगी फ्रॉम द सर्वर साइड एंड देन बेसिकली डाटा पेज विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरह बेसिकली ये टाइम लाइन के ऊपर आपके पास इवेंट्स जनरेट होंगे एसिंक्रोनस, और जो आपकी जावास्क्रिप्ट का बेसिकली कोड है उसको वो हैंडल करेगा, जो कि एजेक्स रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। सर्वर साइड पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट के जो फॉर एग्जांपल रिस्पांस है उसको रिसीव करेगा और रेंडर करने के बाद उसको वेब पेज पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक्रोनस वेब कम्युनिकेशन, जिसमें कंप्लीट वेब पेज रीलोड या डिसअपियर नहीं हो रहा, बल्कि आपके पास पार्शियल वेब पेज रीलोड हो रहा है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें एट द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर आप देखें, सो वेब कम्युनिकेशन या वेब पेज व्यूइंग इज़ इम्प्रूव्ड इन द सेंस कि आपको बेसिकली जो डिसअपियर होने वाला एक फिनोमिना था जिससे एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट होता था अबाउट वेब एप्लीकेशंस, वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में यूज़र कैन कीप इंटरेक्टिंग विद द वेब पेज वाइल डाटा लोड्स, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का वेब पेज हो सकता है फॉर एग्जांपल जिसमें ऊपर हेडर भी है, नेविगेशन बार है, फिर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। नीचे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो आपने अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई वैल्यू सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल रज नंबर है जिस तरह आपके, तो मैंने रज नंबर सेलेक्ट किया तो नीचे टेबल के अंदर वो डाटा डिस्प्ले होना चाहिए स्टूडेंट का अलॉन्ग विद ऑल द प्रॉपर्टी, आईडी है, नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन है, वट, ठीक है। लेकिन ये डाटा जो है ये दिस इज़ इन द डाटाबेस, ठीक है। तो अब ऊपर जो आपके पास टेक्स्ट है या हेडर्स हैं, इसके बाद जो नीचे बेसिकली वेब पेज है वो आपके पास स्टिल इन प्लेस रहेगा वाइल यू आर जस्ट सेलेक्टिंग फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो वो इमीडिएटली एजेक्स कॉल इनिशिएट होगी, जो कि एट द बैक एंड डाटाबेस से आपके डाटा को रिट्रीव करने के बाद इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ठीक है, जो कि टेबल का टैग हो सकता है या कोई और फॉर एग्जांपल डिव हो सकता है, इस डिव को अपडेट कर देगी, जबकि आपका जो ऊपर वाला जो स्टैटिक सेक्शन था, हेड थे, फुटर था, दे विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। तो इन द मीन टाइम जब आप स्क्रॉल करते हुए दोबारा ऊपर जाएंगे जो योर डाटा विल बी रेडी, ठीक है। आपने इस ड्रॉप डाउन से कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया, देन यू कैन स्क्रॉल डाउन योर वेब पेज एंड व्यू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द वेब पेज, और जब आप दोबारा ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो डाटा है वो पॉपुलेटेड होगा। So this is the concept of asynchronous web communication. Can keep interacting with the web page while the data loads. ठीक है? So this communication pattern has been made possible by Ajax. तो Ajax ने basically इस communication pattern को possible बनाया, जो कि पहले complete web page reloads के सिनेरियो में एग्जिस्ट करता था, तो जो कि synchronous communication। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको एक बेसिक किस्म का आइडिया मिल गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द Ajax इंट्रोडक्शन पार्ट। सो Ajax स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो इसमें जो एसिंक्रोनस वर्ड है इसके हमने बैकग्राउंड देख लिया, व्हाई दिस वर्ड इज देयर, बिकॉज Ajax मेक्स द एसिंक्रोनस कॉल्स एंड पॉसिबल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली इज देयर बिकॉज these asynchronous calls are initiated by the JavaScript, and XML is there because at that point XML was only the data exchange format. आप सिंपल स्ट्रिंग में भी रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली XML यूज होता है, जो कि आप JSON की फॉर्मेट में आप डाटा को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज Ajax? इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आप इसमें जावास्क्रिप्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से यूज़ करते हैं, देन इट बिकम्स Ajax। ठीक है, तो आपके पास लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है, लैंग्वेज आपके पास PHP ही है, लैंग्वेज आपके पास HTML और CSS ही है। ठीक है, लेकिन बेसिकली Ajax में इन सभी लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर तरीके से आप यूज़ करते हैं।
तो प्राइमरीली आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं फॉर इनिशिएटिंग द रिक्वेस्ट, और पीएचपी या लारावेल फ्रेमवर्क जो है वो बैक एंड पे चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। इट डाउनलोड्स द डाटा फ्रॉम अ सर्वर इन द बैकग्राउंड, इट इज़ वेरी मच डिस्क्रिप्टिव कि एट द बैक एंड बेसिकली इन द बैकग्राउंड डाटा को रीलोड करता है, जिससे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक थर्ड लेयर दिखाई इस दरमियान में। तो वो बेसिकली लेयर जो है एजेक्स की, वो इस चीज़ को हैंडल करती है कि जो डाटा लोडिंग इन द बैकग्राउंड है, ठीक है। अपडेट्स पार्ट ऑफ ए वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द होल वेब पेज। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि आप फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट के क्रॉस या गूगल सजेस्ट में अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वर्ड टाइप लेटर टाइप कर रहे हैं, उसके क्रॉस आपके पास सजेशंस आ रही हैं, तो मीनिंग दैट उसने सिर्फ इस पार्ट को जो कि सजेशन का पार्ट है इसको रीलोड किया, पूरे का पूरा वेब पेज रीलोड नहीं किया। सो दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। अपडेट्स part of a web page without reloading the whole web page. Allows dynamically updating a page without making a user wait. तो बेसिकली वही एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको थ्योरेटिकली बताया था, अब इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग आपके पास है कि डायनामिकली अपडेटिंग अ वेब पेज विदाउट मेकिंग द यूज़र वेट, ठीक है। तो यूज़र को इन द वेटिंग स्टेट फॉर द कंप्लीट वेब पेज वेट नहीं करना पड़ेगा। एड्स इन क्रिएशन ऑफ रिच यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स। तो जब फिर बेसिकली ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी कि बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल सर्वर इनको हैंडल कर रहा है, अपडेट आप कर रहे हैं पार्ट ऑफ द वेब पेज को, रीलोड नहीं कर रहे कंप्लीट वेब पेज को, और डायनेमिकली अपडेट कर रहे हैं विदाउट मेकिंग द यूज़र वेट। सो ऑल ऑफ दीज बेसिकली थ्री कॉन्सेप्ट्स, ड्यू टू दीज बेसिकली कॉन्सेप्ट्स इट एड्स इन क्रिएशन ऑफ रिच यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। तो बेसिकली वेबसाइट्स आपकी यूज़र फ्रेंडली हो जाती हैं, ठीक है। वो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करती बल्कि बेटर यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। Then Ajax का जो concept था that was started in 1999 around ना 1999 से इसका discussion start हो गई थी, but it was made popular by the 2005 Google Search Suggest functionality, ठीक है। तो ये Google की Search Suggest functionality उसने इसको पॉपुलर बनाया है, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर उस वक्त हुआ था। So Google Suggest is using Ajax to create a very dynamic web interface. When you start typing in Google search box, a JavaScript sends the letters off to a server and the server returns with a list of suggestions, ठीक है। तो ये आपने गूगल के अंदर यूज़ भी किया होगा। तो अभी तो जो आपकी आज की मॉडर्न डे की वेब एप्लीकेशंस हैं उसमें एजेक्स जो है दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। एजेक्स बेस्ड ही वेब एप्लीकेशंस होती हैं। कंप्लीट वेब पेज बेस्ड रीलोड बेस्ड अगर वेब एप्लीकेशन होगी तो उसकी व्यूज़ इतने नहीं होंगे, क्योंकि यूज़र जो हैं वो अब क्योंकि एजेक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस जनरेट हो गया, तो वो उस तरह की ओल्ड वेबसाइट्स पे जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो अब बेसिकली सारी की सारी मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस दे आर बिल्ट बेस्ड ऑन द एजेक्स। सो एजेक्स की एग्जांपल जो है आपको गूगल मैप्स में भी नज़र आएंगी। गूगल मैप्स पे जब आप कोई भी फॉर एग्जांपल उसको यूज़ करें तो वो गूगल मैप पे पर्टिकुलर कहीं भी अगर आप पॉइंटर लगाएं या फॉर एग्जांपल कोई उसमें से पाथ को सर्च करें, उसके ऊपर भी आपको बेसिकली पार्शियल वेब पेज रीलोड होता है। जीमेल में भी आपको नज़र आएंगी, ठीक है। जो टैब्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, प्रमोशंस के टैब्स हैं, वो सारे इसी तरह एट द बैक एंड डाटा ला रहे होते हैं। यूट्यूब के अंदर भी नज़र आएगी, फेसबुक के टैब्स के अंदर भी। सो एनी ऑफ द मॉडर्न वेब एप्लीकेशन आपको बेसिकली एजेक्स की इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी, ठीक है। एजेक्स की जो बैक एंड पे बेसिकली जो फर्स्ट एपीआई थी दैट वाज XML HTTP API, ठीक है। अब XML HTTP API was formally released by the W3C in 2006। तो उससे पहले बेसिकली 1999 से स्टार्ट हो गया था ये डेवलपमेंट का काम, और उसको यूज़ भी कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपके पास W3C का फोरम है ना। सो दे बेसिकली रिलीज द ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द XML HTTP रिक्वेस्ट API इन 2006, ठीक है। तो इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ वेब स्टैंडर्ड, तो उसके बाद ये वेब स्टैंडर्ड बन गया। द लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द API was published on 6 October 2016 and the XML HTTP specification is now a living standard। तो लेटेस्ट जो उसका ड्राफ्ट था दैट वाज रिलीज इन 2016 और ये अब एक लिविंग स्टैंडर्ड है, मीनिंग दैट इट इज़ बीइंग कॉन्टीन्यूसली अपडेटेड। कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जो कि कॉन्टीन्यूसली अपडेट हो रहा हो ना, दैट इज़ नोन एज लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको ऑब्सलीट कर दें तो दैट डजंट बिकम अ लिविंग स्टैंडर्ड। तो मीनिंग दैट देयर इज अ कॉन्टीन्यूसली वर्क गोइंग ऑन। लेकिन इन पैरेलल आपके पास फेच API भी आ गई, तो उससे चीज़ें थोड़ी
उसने बेसिकली एजेक्स कॉल्स को इनिशिएट करना, उसको हैंडल करना आसान बना दिया एज़ कम्पेयर टू XML HTTP रिक्वेस्ट API। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था कि आपने जो गूगल मैप्स का बोला है एपीआई का प्रोजेक्ट में, सर उसमें वो परचेज करनी पड़ती है, बिलिंग आपको करनी पड़ती है, फिर जाके वो मतलब शो करता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें कोई उनका फ्री नहीं है? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल इतनी लिमिट नहीं बताई हुई कि इतनी रिक्वेस्ट कर लें तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, कि बिल्कुल ही पेड है? सर है तो फ्री, लेकिन वो क्रेडेंशियल्स वगैरह डालने पड़ते हाँ, तो उसमें ये है कि अच्छा शायद आपको क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल जो है वो शुरू में डालने पड़ते हैं बिफोर यूजिंग द फ्री वर्जन एज वेल। हैं। जी सर। सर एपीआई की बंद तो जाती है और वो लग भी जाती है, लेकिन बस वो जनरेट मतलब मैप नहीं शो होता उसमें, वो एरर दिखाता है, टेक्निकल डिटेल्स बोलता है। हाँ जी, वो बिल्कुल, वो आपकी बात सही है। जो मेरे पास पहले कोड्स वर्क करते थे ना गूगल मैप्स पे, गूगल मैप्स की एपीआई की बेसिस पे मैंने जो कोड लिखे थे वो बिल्कुल सही बात है। आप जो मैंने जब उसको अभी रीलोड किया है तो वो उसमें ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वो कोई एरर जनरेट कर देता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ये असेसमेंट थी कि शायद कुछ जो फ्री नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है ना वो पॉसिबल हैं इवन विदाउट इनपुटिंग द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैंने कहा है। और इसका एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई किसी फ्रेंड ने बाई की भी है ना, तो उसमें हमें लिमिट कोई नहीं है इन द सेंस कि आप एक एक की बाई करके मल्टीपल स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप उस तरह उसको कर सकें? सर ये सोचना तो पॉसिबल है कि अगर एक कोई अपना क्रेडिट कार्ड डाल के कर ले तो। हाँ, उसमें आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप ना उसको पे करके और यूज़ करें। ठीक है, आप उसकी जो फिर फंक्शनैलिटी है ना उसको थोड़ा ज़रा जस्ट देख लेंगे, उसकी एपीआई को किस तरह यूज़ करना है। तो मैं आपके साथ कोड भी शेयर कर दूंगा एक बेसिक किस्म का ना, वो कोड बेसिकली वर्किंग है, लेकिन जब आप उसके अंदर प्रॉपर की डालेंगे ना फिर वो वर्किंग कंडीशन में होगा। तो वो ये कोड करता है कि आप कोई भी दो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड्स हैं ना उसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग डेस्टिनेशन डालें तो वो गूगल एपीआई की कॉल करता है और वहाँ से उसके दरमियान एक राउट भी मैप कर देता है ओवर गूगल मैप्स, और डिस्टेंस भी बता देता है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसको किस तरह उसके फंक्शंस हैं एपीआई के वो आपने यूज़ करने होंगे। लेकिन पहला जो आपका पॉइंट है वो इट इज़ वेरी वैलिड कि पहले इसको एक्टिवेट करना है ना, फिर उसके बाद ये चीज़ें होंगी। तो अगर पॉसिबल है आप किसी फ्रेंड ने बाई की भी है फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट FYP के लिए किसी ने बाई की हो तो उससे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं इस पर किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने बाई ही की होगी। पहले ये फ्री होती थी लेकिन आई एम सरप्राइज कि अब इवन फॉर स्टूडेंट्स इन्होंने ये काम शुरू कर दिया ना। स्टूडेंट्स के लिए तो ये फ्री होनी चाहिए, फॉर कमर्शियल यूजेज ठीक है उसका लाइसेंस जनरेट करें और उसको बाउंड करें, यूज़र को पे करें, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री होते हैं या इस फॉर्मेट में होते हैं कि यूज़र उसको स्टूडेंट्स उसको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज लर्निंग पर्पजेज के लिए यूज़ कर लें और बाद में उसको बेसिकली पे कर दें। सर कोई और एपीआई जैसे न्यूज़ एपीआई वगैरह वो उसकी जगह यूज़ कर लें, वो भी सही है। हाँ चलो इसमें कर लें, कोई और एपीआई यूज़ कर लें, इट्स फाइन। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन मैं इस कंटेक्स्ट में कुछ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है वैसे ना, कुछ प्रोजेक्ट्स में इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। कुछ प्रोजेक्ट्स में तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई अपनी फिजिकल हॉस्पिटल की लोकेशन बतानी है तो आप जस्ट एक पॉइंटर लगा देंगे ना उसके ऊपर, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही है। या यूज़र अपना होम एड्रेस दे तो आप उसको गूगल के ऊपर उसका राउट मैप कर देना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं होगी गूगल मैप्स की। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप कोई और एपीआई यूज़ कर सकते हैं, इट्स एक्सेप्टेबल, फाइन। सर वैसे लाजमी तो नहीं है कि बिल्कुल प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही एपीआई हो, क्योंकि हम तो अभी नॉर्मल सीखने के लिए कर रहे हैं, तो लगा देते हैं कोई भी एपीआई, मतलब थोड़ी ना भी रिलेटेड हो बेशक। उसमें फिर आप लगा तो देंगे, कनेक्ट तो कर देंगे, लेकिन उसको उसके डाटा को किस तरह डिस्प्ले करेंगे या किस तरह शो करेंगे? कंसोल में करेंगे या? जैसा वेदर एपीआई होती है। हाँ वेदर एपीआई है उसमें। हाँ चलें, ठीक है, हर एक वेब पोर्टल पे एक वेदर की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है हम ये ज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये इसका पर्पज़ यही है कि आप थोड़ा उसे नो हाउ डेवलप कर लें चीज़ों से ना। ठीक है, ठीक है सर। ये एक बेसिकली उसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन था एजेक्स का। अब हम थोड़ा टेक्निकल होते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक उसकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस जिसमें डिफरेंट
बॉक्सेस हैं, और एक जो टिपिकल एजेक्स रिक्वेस्ट है उसका फ्लो बताया गया कि ये फ्लो किस तरह होता है सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूज़र जो होता है उसके पास ब्राउज़र होता है ना, उसने वेब ब्राउज़र ओपन किया होता है और वहाँ से वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। ठीक है, सो इन द ब्राउज़र ही इनिशिएट्स एन इवेंट या रिक्वेस्ट, कोई भी इवेंट अगर होता है। ठीक है, तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सर्च सजेस्ट की फंक्शनलिटी है, तो इसमें यूँ ही मैं कोई लेटर टाइप करूँगा तो एक इवेंट ट्रिगर होगा, तो मीनिंग दैट इसमें ऑन की आपका इवेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एजेक्स जो कॉल इनिशिएट होती है दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द जावास्क्रिप्ट इवेंट। ठीक है, तो एन इवेंट अकर्स मीनिंग दैट कि आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोई इवेंट होगा जो कि ट्रिगर होगा। ठीक है, सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस बेसिकली सर्च सजेस्ट दिस कैन बी पॉसिबल इवेंट ऑन किया। ठीक है, मैं आपको इन फ्यूचर जो स्लाइड है उसके अंदर दिखाऊंगा। सो जब इवेंट अकर होता है तो एट द बैक एंड यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट API। आप XML HTTP रिक्वेस्ट API जो है बिल्ट इन पार्ट ऑफ द ब्राउज़र, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना, ना फेच API के लिए कुछ इंस्टॉल करना है, ना आपको XML HTTP रिक्वेस्ट API के लिए करना है। तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ द ब्राउज़र। उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक ओपन और सेंड के मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आपने बेसिकली ओपन में ये मेंशन करते हैं कि किस URL पे आपने ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है और किस मेथड से करनी है, गेट से करनी है, पोस्ट से करनी है। ठीक है, और फिर सेंड में आप उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो एट द बैक एंड बेसिकली ये 4 प्रोसेसेस हो रहे हैं फॉर इनिशिएटिंग द एजेक्स रिक्वेस्ट। ठीक है, अब वो रिक्वेस्ट जो है ओवर द इंटरनेट बेसिकली सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। ठीक है, अब उसमें जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग है ना उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। जो XML HTTP API जो है ना, इसमें डिफरेंट उन्होंने नंबर असाइन किए हुए हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, कोड्स असाइन किए हैं विच रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल जब आप ओपन करते हैं रिक्वेस्ट को तो एक फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे होता है फॉर एग्जांपल इसमें रेडी स्टेट की एक प्रॉपर्टी होती है। रेडी स्टेट में रेडी स्टेट की प्रॉपर्टी इसको हैंडल करती है कि आपकी जो एजेक्स रिक्वेस्ट है वो किस स्टेट में है। 0 स्टेट में है, 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, 4 तक होती है। तो 4 मीन्स दैट योर रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीट। तो बेसिकली एट द बैक एंड सर्वर जो है वो जब फॉर एग्जांपल डिफरेंट हो सकता है DB ऑपरेशंस करें या किसी फाइल से रीड करें, डजेंट मैटर कि वो कौन सा है, लेकिन रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स जो होता है वो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल डाटाबेस है तो उससे कोई डाटा रिटर्न हो रहा होगा। ठीक है, उस रिस्पॉन्स को आप यहीं पे जैसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्वर साइड पे भी और क्लाइंट साइड पे भी जैसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट बोथ प्लेसेस इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप उसको रिक्वेस्ट को बेसिकली जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करेगा सर्वर और उसको सेंड कर देगा बैक टुवर्ड्स द ब्राउज़र। ठीक है, तो ब्राउज़र ऑलरेडी इन द वेटिंग स्टेट है फॉर द इनिशिएटेड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ओवर द इंटरनेट वो रिक्वेस्ट रिटर्न होगी, उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, और ब्राउज़र उसको रिसीव करेगा। अब हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स है उसको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो प्लेन स्ट्रिंग थी तो उसको ट्रैवर्स करके उसमें से जो फॉर एग्जांपल डाटा है उसको हो सकता है किसी डिव में डिस्प्ले करना हो, किसी टेबल में डिस्प्ले करना हो, तो ऑल दैट इज़ बीइंग डन बाय द क्लाइंट साइड। ठीक है, तो क्लाइंट साइड पे आप जावास्क्रिप्ट से उसको प्रोसेस करेंगे, हो सकता है जैसन में कन्वर्ट करें, जो भी प्रोसेसिंग करेंगे रिस्पॉन्स की करने के बाद उसको किसी डिव में या टेबल के अंदर सेट कर देंगे। तो आपके पास ये जो सर्च सजेस्ट की फंक्शनलिटी है इसमें जो आपके पास ये ड्रॉप डाउन सजेशन का पार्ट आ रहा होता है, दिस इज बेसिकली अ डिव, और डिव के अंदर आपने मल्टी लाइन में इसको शो करना होता है ना। अब बेसिकली वो तो मल्टी लाइन में रिटर्न नहीं करेगा ना, वो तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे फिर आपने उसको काइंड ऑफ लाइन ब्रेक दे के DR के टैग्स लगा के और उसको इस तरह डिस्प्ले करना होगा। सो ऑल दैट इज बीइंग डन ऑन द जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद जब वो एक बेसिकली रिस्पॉन्स को प्रोसेस कर लेगा फिर अपडेट कर देगा पेज। तो अपडेट करने के बाद जो भी डिव या जो भी टेबल अपडेट होगा तो आपको उसका जो भी आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट की थी उसका रिस्पॉन्स ब्राउज़र के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, तो होपफुली यू गॉट एन आइडिया। तो ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं आपके पास। सबसे पहले ब्राउज़र जो है वो वहाँ से इवेंट ट्रिगर होता है एट द बैक एंड XML HTTP रिक्वेस्ट API अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फर्निश होती है। फर्निश होने के बाद सर्वर पे सेंड होती है, सर्वर जो है उसको प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट, फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उस रिस्पॉन्स को बैक टुवर्ड्स द
क्लाइंट सेंड करता है और क्लाइंट जो है उसको प्रोसेस करने के बाद यूज़र इंटरफेस पे अपडेट कर देता है। ठीक है, होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया। अब जो इससे नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज इवन मोर टेक्निकल। ठीक है, तो ये भी बेसिकली लास्ट स्लाइड की ही एक्सटेंशन है। इसमें स्टेप्स ज़रा क्लियरली डिफाइंड हैं और जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी ज़रा मोर डिस्क्रिप्टिव हैं। तो आपके पास ये ब्राउज़र क्लाइंट जो है ये वही है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। इसमें आपके पास एक यूज़र इंटरफेस है जो कि वेब पेज का इंटरफेस है। यहाँ से एक जावा नंबर 1 नंबर 2 ये जो नंबरिंग है इसको फॉलो करें। तो नंबर 1 पे एक जावास्क्रिप्ट कॉल इनिशिएट हुई। ठीक है, आपने XML HTTP रिक्वेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको ओपन करने के बाद सेंड कर दिया ओवर द बेसिकली नेटवर्क यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट जो है वो गेट और पोस्ट दोनों तरह सेंड हो सकती है। और सर्वर साइड ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जो भी डेटाबेस या डाटा स्टोर्स के साथ ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म किया। ठीक है, एट पॉइंट नंबर 3। और फिर रिस्पॉन्स को फॉर्मुलेट करने के बाद एट द पॉइंट नंबर 4 उसको डाटा को रिटर्न कर दिया टूवर्ड्स द ब्राउज़र क्लाइंट। ठीक है, अब यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है रेडी स्टेट चेंज, वो वेट कर रही होती है। ठीक है, उसके साथ एक कॉल बैक फंक्शन होता है। वो कॉल बैक फंक्शन वेट कर रहा होता है डाटा का ताकि वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो। और उस फंक्शन के अंदर बेसिकली आपने ये सारा HTML और CSS और अदर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व इन द डाटा वो सारा कोड राइट किया होता है और वो प्रोसेसिंग करने के बाद आप यूज़र इंटरफेस पे उन चेंजेस को डिस्प्ले कर देते हैं एट द पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो एट द स्टेप नंबर 1 एक रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई। ठीक है, फ्रॉम द यूज़र इंटरफेस। एट द स्टेप नंबर 2 XML HTTP रिक्वेस्ट API जो है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एसिंक्रोनस कॉल बेसिकली इनिशिएट हुई जो कि स्टेप नंबर 3 है। और उसके बाद फिर ऑन द सर्वर साइड सारी प्रोसेसिंग हुई डाटा की विद रिस्पेक्ट टू डाटाबेस। फिर जब रिस्पांस रेडी हो गया तो सर्वर ने एट द स्टेप नंबर 4 डाटा सेंड कर दिया टूवर्ड्स द क्लाइंट। क्लाइंट साइड पे कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि वेटिंग स्टेट में होता है टू रिसीव द डाटा फ्रॉम द सर्वर साइड। उसने उस डाटा को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसके अंदर हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसको रैप करते हैं विद HTML एंड CSS कंटेंट जिस तरह हमने उसको इंटरफेस पे डिस्प्ले करना है। और एट द पॉइंट नंबर 5 बेसिकली we display that data on the interface. Hopefully you have got an idea. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव। तो इसमें अब XML रिक्वेस्ट जो API है उसका जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके साथ सेट ऑफ एसोसिएटेड मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो किसी क्लास का करते हैं ना, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं, इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट दैट। और फिर उसके साथ मेथड्स कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सचेंज डाटा विद अ सर्वर बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, और अब जो है अब सारे के सारे ब्राउजर्स जो है आपकी XML HTTP रिक्वेस्ट API को सपोर्ट करते हैं बिकॉज इट इज़ क्वाइट ओल्ड API। ठीक है, क्योंकि ये 2005 से है तो नाउ दे आर 15 ईयर्स 16 ईयर्स। अब इसके सारे जो आपके पास मॉडर्न ब्राउजर हैं सभी के सब XML HTTP रिक्वेस्ट API को सपोर्ट करते हैं। फैच API को भी सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए लेकिन उसका जो है वो नंबर थोड़ा भी कम है। लेकिन XML HTTP रिक्वेस्ट API इट इज़ सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह करते हैं इस API का। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वॉर कीवर्ड आप यूज़ करते हैं वेरिएबल क्रिएशन के लिए। तो वॉर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ दिस API। ठीक है, तो एट द बैक एंड इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है रिक्वेस्ट विद द नेम रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का तो आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक XML HTTP रिक्वेस्ट API का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया विद द नेम रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपके पास मेथड्स भी हैं और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये नीचे जो लास्ट पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, इसके अंदर उसके साथ एसोसिएटेड मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट डिफाइंड है। तो अगर आपने रिक्वेस्ट को इमीडिएटली अबॉर्ट करना हो तो देन देयर इज अ मेथड नोन एज अबॉर्ट, मीनिंग दैट आपने रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया फ़ौरन से आप रिक्वेस्ट डॉट अबॉर्ट कॉल कर दें तो वो आपकी रिक्वेस्ट वहीं पे डाई डाउन कर देगी। ठीक है, मीनिंग दैट वो सर्वर से जो रिस्पॉन्स जनरेट करके उसे रिटर्न करना है
वो सारा प्रोसेस नहीं होगा, सो यू कैन अबॉर्ट द कॉल, ठीक है। इसके अलावा आप जो सर्वर साइड से जो रिस्पॉन्स हेडर्स होते हैं, आपको पता है ये एट द बैक एंड तो HTTP प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है ना, HTTP प्रोटोकॉल। तो उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पैकेट्स होते हैं, और उन दोनों पैकेट्स के अंदर आपके पास एक हेड सेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स पैकेट के अंदर से हेड सेक्शंस को रिट्रीव करना हो, तो देन यू यूज़ बेसिकली दिस मेथड, गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर्स। तो सारे के सारे रिस्पॉन्स हेडर्स आपको अवेलेबल होंगे फॉर द व्यूइंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हेडर को गेट करना है, देन देयर इज अ मेथड गेट रिस्पॉन्स हेडर, और इसके अंदर आप उस हेडर का की पार्ट मेंशन करते हैं। तो आपको पता है ये जो हेडर्स होते हैं ना HTTP पैकेट्स के अंदर, ये भी की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट कॉलन जेसन, ठीक है, या कॉलन टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है दैट इज बेसिकली की पार्ट, और जेसन इज बेसिकली वैल्यू पार्ट। तो यहाँ पे अगर किसी आपने पर्टिकुलर हेडर की वैल्यू को रीड करना है, देन फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज द गेट रिस्पॉन्स हेडर मेथड, और इसके अंदर की को मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो एजेक्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो कि आप मस्ट यूज़ करते हैं इफ़ यू हैव टू बेसिकली हैंडल द एजेक्स कॉल, देन दीज टू आर द मेथड्स, ओपन एंड सेंड। ओपन के अंदर आप बेसिकली एजेक्स जो रिक्वेस्ट है उसको ओपन करते हैं। ओपन के अंदर एग्जैक्ट उसका बेसिकली फॉर्मेट है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन दो इसके अंदर होते हैं पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज़ अ मेथड जो कि गेट या पोस्ट होगा, आप बेसिकली रिक्वेस्ट किस तरह ओपन कर रहे हैं, और सेकंड जो है दैट इज़ बेसिकली द URL, कि किस URL पे आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लारावेल यूज़ कर रहे हैं तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास राउट आ जाएगा, कि बेसिकली उस राउट के ऊपर ये रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दो, और वो एट द बैक एंड कंट्रोलर के पास जाएगा, और कंट्रोलर जो है डाटाबेस से फेच करने के बाद इंफॉर्मेशन को व्यू की तरफ सेंड कर देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देखेंगे। बहरहाल ओपन के अंदर टू इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, दीज आर द मेथड, जिस मेथड से आपने रिक्वेस्ट को ओपन करना है, गेट या पोस्ट, और फिर किस URL पे आपने मेथड को सेंड करना है, ठीक है, इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो दीज आर टू ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स पैरामीटर्स। और उसके बाद जो आपके पास सेंड का मेथड है, दिस इज बेसिकली यूज टू सेंड द रिक्वेस्ट। तो अगर ओपन मेथड के बाद आप सेंड का मेथड कॉल नहीं करेंगे, मीनिंग दैट यू हैव क्रिएटेड अ रिक्वेस्ट बट यू हैव नॉट सेंड द एजेक्स कॉल, ठीक है। अगर आपने टुवर्ड्स द सर्वर सेंड करनी है, देन यू हैव टू कॉल द सेंड मेथड आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आपके पास मेथड है दैट इज सेट रिक्वेस्ट हेडर। ये वाला जो मेथड है ना, ये डिपेंड करता है कि आपने किस मेथड से HTTP जो एजेक्स कॉल है उसको इनिशिएट किया। अगर आपने गेट मेथड से किया है, देन यू डोंट नीड दिस बेसिकली रिक्वेस्ट हेडर मेथड। अगर आपने पोस्ट मेथड से एजेक्स कॉल को इनिशिएट किया है, देन यू नीड दिस मेथड, कि आपने बेसिकली उसको बताना है कि किस फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो आपका डाटा सेंड होता है एज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। तो आपके पास HTTP रिक्वेस्ट पैकेट होता है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। पहले रिक्वेस्ट लाइन होती है, फिर आपके पास हेडर्स होते हैं, फिर ब्लैंक लाइन होती है, और उसके बाद फिर बॉडी होती है। तो जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो आप जो डाटा है उसको सेंड करते हैं एज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। तो फिर आपको सेट रिक्वेस्ट हेडर के अंदर आपको ये फॉर्मेट ऑफ द डाटा मेंशन करना पड़ता है, किस फॉर्मेट में डाटा में सेंड करना है, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो? सर इसमें एक तो ये जो गेट और रिस्पांस हेडर्स है, इसमें यही होता है कि जो रिस्पांस पैकेट्स आते हैं उनके हेडर के सारे कंटेंट रिट्रीव करके दे दे। हाँ जी, इसमें गेट ऑल जो रिस्पांस हेडर्स है ना, उसमें अगर आपने सारे का सारा हेडर रीड करना हो ना, तो फिर आपके पास ये मेथड होता है गेट ऑल रिस्पांस हेडर्स। अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक सिंगल फॉर एग्जांपल हेडर के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है, किसी एक की वैल्यू पेयर को रीड करना है तो आप फिर गेट रिस्पांस हेडर के अंदर वो उसका की पार्ट पास करेंगे और उसका वैल्यू पार्ट वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर। और जो सेट रिक्वेस्ट हेडर है सर, इसमें हम इसे पोस्ट में इस्तेमाल होगा, पोस्ट में वो क्यों इस्तेमाल करते हैं वो बता दें एक दफ़ा। वो बेसिकली जब आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो आपने सर्वर को बताना होता है कि ये डाटा आ रहा है ये किस फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल ये कोई फाइल अपलोडिंग का प्रोसेस है, या कोई ये जेसन फॉर्मेट है,
या कोई ये फॉर्म डाटा है, तो इसके बिल्ट इन टाइप्स हैं सेट रिक्वेस्ट हेडर की, जो कि डिफाइंड है। हम जस्ट देख रहे होते हैं कि हम किस तरह की रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं, उस हिसाब से हम बेसिकली करस्पॉन्डिंग विद दैट हम इसके अंदर वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो जब मैं इसी लेक्चर के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट से इनिशिएट करूँगा तो मैं इस हेडर को भी सेट करूँगा, तो फिर मैं वहाँ पे आपको इसकी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज दिखा दूँगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड टू द एजेक्स रिक्वेस्ट। तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज, बेसिकली दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी, आप इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, रेडी स्टेट जो है इसके डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल 0 से लेके 4 तक इसकी वैल्यूज हैं, और ये जो वैल्यूज हैं दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द एजेक्स कॉल। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो एक रेडी स्टेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लिसिट वैल्यूज दिखाऊंगा इन द फ्यूचर स्लाइड। लेकिन फिर जब आपने ओपन कर दिया रिक्वेस्ट को, फिर 1 हो जाएगी। फिर जब आपने रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, फिर ये 2 हो जाएगी। जब सर्वर साइड पर रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, फिर ये 3 हो जाएगी। और जब बेसिकली सर्वर साइड से रिस्पॉन्स रेडी होगा, एट दैट पॉइंट इट वुड बी 4। तो ये जो जब भी बेसिकली इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना रेडी स्टेट की, तो ये रेडी स्टेट चेंज जो इवेंट है ये बेसिकली ट्रिगर हो रहा होता है, इसके अंदर भी वो इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो जब हम कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, वो हम ऑन रेडी स्टेट चेंज प्रॉपर्टी के क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ऑन रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है, चेंज प्रॉपर्टी है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी। और रेडी स्टेट प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और जो कि डिफरेंट स्टेट्स को या स्टेप्स को रिप्रेजेंट करती हैं आउट ऑफ द एजेक्स कॉल। तो 0 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं। जब भी ये 0 से 1 पे चेंज होगी, 1 से 2 पे चेंज होगी, 2 से 3, 3 से 4, एट एवरी स्टेप बेसिकली इन द बैकग्राउंड ऑन रेडी स्टेट इवेंट जो है ये भी ट्रिगर होगा। और इसके क्रॉस पर हम एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे इफ़ रेडी स्टेट वैल्यू इज़ 4। हम क्योंकि नॉर्मली हम इंटरेस्टेड होते हैं 4 वैल्यू में रेडी स्टेट की, मीनिंग दैट कि जब सर्वर साइड से रिस्पॉन्स रेडी हो। ठीक है, फिर हम इसके अंदर एक कंडीशन लगा के जस्ट चेक कर लेते हैं कि रेडी स्टेट वैल्यू, रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू 4 है। सो देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, बेसिकली रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर साइड एंड एग्जीक्यूट एंड प्रोसेस द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। देन देयर इज थर्ड प्रॉपर्टी नोन एज रिस्पॉन्स टेक्स्ट बेसिकली। तो ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट और रिस्पॉन्स XML, ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप जो XML HTTP जो रिक्वेस्ट API है ना, इट इज़ क्वाइट ओल्ड ना, उस वक्त ये JSON वगैरह नहीं होते थे। तो इसमें आप जो जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इसमें भी ये आपको रिटर्न करता है आउटपुट, और XML फॉर्मेट में भी करता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में डाटा रिसीव करने के बाद ना उसको JSON में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास JSON को ट्रैवर्स करने के लिए लूप्स हैं, तो हम उसको बेसिकली फिर लूप करके डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकली आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल थे एज पार्ट ऑफ द XML रिक्वेस्ट API। ठीक है, अब उसके बाद जो बेसिकली आपकी ये एजेक्स रिक्वेस्ट है, दैट इज़ HTTP रिक्वेस्ट ना, तो उसमें स्टेटस और स्टेटस टेक्स्ट की भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेटस एंड स्टेटस टेक्स्ट। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है, दीज टू आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड, नॉट इंटरचेंजेबल, इंटर रिलेटेड इन द सेंस ये स्टेटस है ये बेसिकली बताएगा 200, 404, ठीक है, 500 कि आपकी रिक्वेस्ट में जो भी फॉर एग्जांपल उसका स्टेटस है। अगर फॉर एग्जांपल वो डाटा सक्सेसफुली रिट्रीव हो गया और रिस्पांस जो है वो सेंड कर दिया टुवर्ड्स क्लाइंट, तो नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 200। ठीक है, और फिर उसके साथ आपको पता है कि ये स्टेटस कोड्स होते हैं, इसके साथ स्टेटस टेक्स्ट भी होता है, 200 ओके, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये ओके नॉट फाउंड जो वैल्यूज हैं, दीज आर बेसिकली एसोसिएटेड विद दैट स्टेटस टेक्स्ट। तो स्टेटस कोड एंड स्टेटस टेक्स्ट आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टेटस जो है बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्टेटस कोड विच इज़ 200, 404, 500 वट एवर, और स्टेटस टेक्स्ट बेसिकली उसकी करस्पॉन्डिंग जो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, होपफुली यू गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये टेबल है, इसके अंदर वही जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में मेथड्स दिखाए थे उनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन देखना चाहें या इसको डिस्क्रिप्शन में पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना चाहें, तो ऑन द राइट कॉलम बेसिकली डिस्क्रिप्शन है और ऑन द लेफ्ट कॉलम बेसिकली इज द मेथड नेम।
तो सबसे पहला मेथड था दैट वाज न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, जो कि इस API का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, तो क्रिएट्स अ न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने लास्ट स्लाइड में रिक्वेस्ट इज इक्वल टू दिस कॉल किया था, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अबाउट मेथड इज यूज टू कैंसिल द करंट रिक्वेस्ट। तो आप अगर इन द मिडल ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहें देन यू कैन यूज द अबाउट मेथड। गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर्स, बेसिकली रिटर्न्स हेडर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे हेडर्स नॉर्मली ज़्यादा हेडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम भी होता है उसके अंदर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का, कंटेंट टाइप होती है और हेडर्स होते हैं। तो सारे के सारे हेडर्स अगर आपने रिट्रीव करके डिस्प्ले करने हैं देन यू कैन यूज दिस बेसिकली मेथड। अगर आपने किसी पर्टिकुलर हेडर की इन्फॉर्मेशन को रीड करना है देन यू कैन यूज गेट रिस्पॉन्स हेडर मेथड, रिटर्न स्पेसिफिक हेडर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप बेसिकली यहाँ पे मेंशन भी करते हैं कि किस हेडर की आपने इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ओपन मेथड है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। ओपन के अंदर आपके पास एक मेथड का एट्रीब्यूट है, एक URL का है, एक एसिंक्रोनस का है, एक यूज़र नेम का है और एक पासवर्ड का है। तो नॉर्मली हम इसमें से फर्स्ट 2 पैरामीटर्स को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो पैरामीटर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि आपने इस एजेक्स रिक्वेस्ट को गेट या पोस्ट किस मेथड से इनिशिएट करना है। सेकंड जो है किस URL पे सेंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में हमारे कंटेक्स्ट में राउट्स होंगे, राउट की फाइल web.php के अंदर हम जो राउट डिफाइन करेंगे उसका पार्ट होगा। एसिंक्रोनस जो है दिस इज बाय डिफॉल्ट ट्रू, ठीक है। ये एक बूलियन वैल्यू है, ट्रू एंड फॉल्स। दिस इज बाय डिफॉल्ट ट्रू मीन्स दैट दिस इज एन एसिंक्रोनस कॉल, और अगर आप फॉल्स सेट करेंगे तो दिस बिकम्स सिंक्रोनस, ठीक है। तो हम इसको ट्रू ही रहने देते हैं क्योंकि हमने XML HTTP रिक्वेस्ट API को यूज़ ही एसिंक्रोनस कॉल्स के लिए करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ सर्वर साइड पे यूज़र नेम और पासवर्ड अटैच्ड हैं तो वो बेसिकली आप यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड इज द सेंड मेथड। सेंड मेथड बेसिकली आप ओपन मेथड की बात कॉल करते हैं और इससे आप एजेक्स रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं टुवर्ड द सर्वर, ठीक है। सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज फॉर गेट मेथड्स, ठीक है। तो जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो फिर इससे जो नीचे वाला वर्जन है ना सेंड का, वो आप यूज़ करते हैं जिसमें सेंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आप जब आप गेट मेथड यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया है आपके जो बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं दे आर सेंट एज पार्ट ऑफ द URL। तो आप URL के साथ ही एज अ क्यूरी स्ट्रिंग ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक राउट है रिक्वेस्ट का, तो जब आप गेट मेथड यूज़ करते हैं तो आप क्यूरी स्ट्रिंग किस तरह जनरेट करते हैं हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में देखा था। उसमें क्वेश्चन मार्क फॉर एग्जांपल की सर्च और कोई str करेक्टर है ना, ठीक है। तो आप इस तरह बेसिकली की वैल्यू पे सेंड करते हैं एज पार्ट ऑफ द URL जब आप गेट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्च इज़ द की। फॉर एग्जांपल आपने अगर सर्च सजेशन की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है तो जो ही मैं S टाइप करूँगा तो बेसिकली आपके एजेक्स कॉल इनिशिएट होगी ना। तो सर्च इज इक्वल टू str के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा S। जब मैं SO करूँगा टाइप फिर एक और एजेक्स कॉल इनिशिएट होगी, ठीक है। फिर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा str की बजाय SO, ठीक है। तो आप ये बेसिकली ये टर्म है सर्च टर्म, इसको एज पार्ट ऑफ द URL सेंड कर रहे हैं व्हेन यू आर यूजिंग गेट मेथड, ठीक है। जब आप गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं लेकिन जब आप पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट देन बेसिकली यू कैन नॉट सेंड एज पार्ट ऑफ द URL। फिर आप सेंड करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट पैकेट। तो फिर आप इसको सेंड मेथड के अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी दोनों की एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। सो सेंड्स द रिक्वेस्ट टू सर्वर यूज फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये जो सेकंड वाला मेथड है सेंड, ये हम पोस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और ऊपर वाला जो मेथड है क्योंकि हम की वैल्यू पेयर्स को एज URL एज पार्ट ऑफ द URL सेंड कर देते हैं देन वी डोंट नीड टू पास इट एज अ पैरामीटर विद इन द सेंड मेथड, ठीक है। और उसके बाद सेट रिक्वेस्ट हेडर एड्स अ लेबल वैल्यू पेयर टू द हेडर टू बी सेंड। तो ये हम जब पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हम बेसिकली सेट रिक्वेस्ट हेडर को भी यूज़ करते हैं, अदरवाइज गेट मेथड में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स एंड देन दीज आर द प्रॉपर्टीज। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑन रेडी स्टेट चेंज and its description says that defines the function to be called when the ready state property changes, ठीक है।
तो जब भी रेडी स्टेट प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू चेंज होती है ना, तो बेसिकली ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट के क्रॉस आप एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और उस फंक्शन के अंदर आप रिस्पॉन्स को रिट्रीव करते हैं फ्रॉम द सर्वर साइड और उसको प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले कर देते हैं। और रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको अभी रिसेंट स्लाइड में बताई थी। सो द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट। जो भी आप रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे उसका स्टेटस होल्ड करती है। तो 0 है मीनिंग दैट रिक्वेस्ट और नॉट इनिशियलाइज्ड, 1 है मीनिंग दैट सर्वर कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, 2 मीनिंग दैट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, 3 मीनिंग दैट प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, एंड 4 मीनिंग दैट रिक्वेस्ट फिनिश्ड एंड रिस्पॉन्स इज रेडी। तो नॉर्मली हम रेडी स्टेट की जब वैल्यू 4 होती है ना, उसके क्रॉस हम बेसिकली कॉल बैक फंक्शन में जो हमने फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी होती है वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब तक रिक्वेस्ट फिनिश ना हो और रिस्पॉन्स रेडी ना हो, हमने बेसिकली यूज़र इंटरफेस में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, देन द टू प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्स टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्स XML, they basically return the response data as string and XML data respectively. ठीक है, then there is status text and status properties. So the status property basically returns the status number of a request, for example 200, 403, 404. ठीक है, और status text जो है it returns the status text, for example okay, forbidden, not found. ठीक है, होपफुली अब आपको इस API के जो मेथड और प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम बताया था ना कि रिक्वेस्ट किस तरह इनिशिएट होती है, उसके क्रॉस किस तरह रिस्पॉन्स रेडी होता है, ये बेसिकली उसकी टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है। सो आई वुड एज्यूम कि आप इसको खुद रीड करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको जो स्टेप्स हैं इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप ये है बेसिकली टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू सर्वर वी यूज द ओपन एंड सेंड मेथड्स ऑफ द XML HTTP ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया रिक्वेस्ट टाइप का। ठीक है, फिर उसके बाद आप ओपन और सेंड मेथड यूज करेंगे फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने फर्स्ट स्टेप इज टू इनिशिएट द न्यूली क्रिएटेड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग द ओपन मेथड। पहले आपने ओपन मेथड को कॉल करना है, और ओपन मेथड का फॉर्मेट क्या है? फॉर एग्जांपल आपने अगर रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये जो दो फॉर्मेट्स हैं, दीज आर द ओपन मेथड फॉर्मेट्स। फर्स्ट में आप गेट मेथड स्पेसिफाई कर रहे हैं और URL मेंशन कर रहे हैं। सेकंड जो ओपन मेथड है इसमें पोस्ट मेथड स्पेसिफाई कर रहे हैं और URL यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू यूज बेसिकली वन ऑफ दिस अप्रोचेस, क्योंकि या आप गेट से सबमिट कर रहे होंगे या पोस्ट। ठीक है, और ऑन द सर्वर साइड ये भी हो सकता है कि आप किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करके ले आएँ, जो कि W3 स्कूल्स के एग्जांपल्स हैं ना, उसमें एक टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करके ले आते हैं। लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि आप एक DB क्यूरी राइट करें और DB से डाटा फेच करके लें। ठीक है, जो कि हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद ये आपने ओपन मेथड देख लिया। फिर सेंड मेथड की दो डिफरेंट फॉर्मेशन हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, इसमें सेंड डॉट रिक्वेस्ट डॉट सेंड है, लेकिन जो सेकंड मेथड है इसमें आप पैरामीटर भी पास कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द सेंड मेथड, और ये है पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, और सेकेंडली जब आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं देन यू हैव टू सेट द रिक्वेस्ट हेडर एज वेल। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हेडर के अंदर नॉर्मली जो हमारी जब हम टेक्स्ट सेंड कर रहे होते हैं तो हमारा फॉर्मेट होता है कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एग्स www फॉर्म URL इनकोडेड। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जिस तरह फॉर्म का डाटा होता है ना, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को एज अ फॉर्म रिक्वेस्ट ही एज्यूम करें। ठीक है, सर्वर साइड को ये बता रहा है मेरी, क्योंकि फॉर्म के डाटा के अंदर आपके पास किस तरह डाटा होता है, की वैल्यू पेयर्स में होता है ना, की वैल्यू पेयर्स में होता है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास टेक्स्ट फील्ड होती हैं उनका नेम जो होता है वो की होती है, और उसके अंदर यूज़र ने डाटा एंटर किया है वो वैल्यू होती है। तो इसी तरह जब हम पोस्ट के अंदर डाटा सेंड करेंगे तो उसमें भी बेसिकली की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, उसके साथ एक की होगी फिर एक वैल्यू होगी। तो क्योंकि वो पार्ट ऑफ द बॉडी जा रहा होता है तो हमें साथ साथ रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर का मेथड भी सेट करना पड़ता है कि ये बेसिकली फॉर्मेट ऑफ डाटा इज सिमिलर टू द फॉर्म डाटा, और उसको वो इनकोड करके सेंड कर देता है, URL इनकोडेड। ठीक है, और इसके अलावा इसकी और पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? सेट रिक्वेस्ट हेडर की, कंटेंट टाइप की,
और पॉसिबल वैल्यूज़ हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम फाइल्स को अपलोड करते हैं। फाइल अपलोडिंग के प्रोसेस में हम बेसिकली मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा यूज़ करते हैं। और ये बैक एंड इसके जो फॉर एग्जांपल फाइल अपलोड के कंटेक्स्ट में आपके पास डाटा ह्यूज होता है ना, फाइल का साइज़ बड़ा होता है, तो उसको खुद मल्टी पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसकी एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो ये हमने देखी, एप्लीकेशन एक्स www-form-url इनकोडेड, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, यही हम सेट करेंगे, ठीक है। सेकंड वैल्यू है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, फिर आपके पास एप्लीकेशन जेसन है, एप्लीकेशन एक्सएमएल है, टेक्स्ट प्लेन है, टेक्स्ट एचटीएमएल है, हो सकता है और पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्म से इनिशिएट कर रहे होंगे ना रिक्वेस्ट, ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करें, एप्लीकेशन एक्स www-form-url इनकोडेड, ठीक है। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई ज़ूम के आपको एक आइडिया हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सर्वर रिस्पांस, ठीक है। तो आपने जब रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर ओपन और सेंड के मेथड्स को कॉल करना है, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो गई। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द सर्वर रिस्पांस। तो सर्वर का जो रिस्पांस है उस कंटेक्स्ट में आपके पास जो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं ऑन द क्लाइंट साइड, दे आर रेडी स्टेट एंड ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। रेडी स्टेट की वैल्यू कंसेक्टिवली कॉन्स्टेंटली बेसिकली अपडेट हो रही होती है, 0 1 2 3 4 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, और हर एक वैल्यू के क्रॉस आपके पास ये इवेंट ट्रिगर हो रहा होता है ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। इसके क्रॉस आप बेसिकली कॉल बैक फंक्शन राइट कर सकते हैं, जिसके क्रॉस आप रिस्पॉन्स को रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नीचे कोड है, हम उस पर डायरेक्टली अगर चलें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो सर्च रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, तो आप इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इज इक्वल टू फंक्शन, दिस इज बेसिकली ए कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे, और ये इन द करंट फॉर्म ये उस वक्त भी एग्जीक्यूट होगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी रेडी स्टेट की, जब 1 होगी, 2 होगी, 3 4, तो ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा ये आपका कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमने फिर एक इफ कंडीशन लगा दी है, होगा ये 5 टाइम कॉल, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन में हमने स्पेसिफाई किया, इफ सर्च रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4 एंड सर्च रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200, मीनिंग दैट इफ दीज टू कंडीशंस आर ट्रू कि रेडी स्टेट की वैल्यू 4 हो गई है, मीनिंग दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 0 1 2 3 वैल्यूज, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन 4 वैल्यू, एंड व्हेन द स्टेटस कोड इज 200, मीनिंग दैट रिस्पॉन्स इज रेडी एंड डाटा इज सक्सेसफुली रिट्रीव, सर्वर डाउन नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपके पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन दिस स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द डाटा रिटर्न बाय द सर्वर इनटू जेसन फॉर्मेट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सर्च रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट है ना, इसके अंदर आपके पास सर्वर का रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्च रिक्वेस्ट जो है ना, जिसको रिक्वेस्ट या सर्च रिक्वेस्ट ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। हमने लास्ट स्लाइड में तो रिक्वेस्ट देखा था ना ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ मैंने सर्च रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली। अब ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट API का ना, तो जब सर्वर साइड से रिस्पॉन्स रेडी होगा तो वो इसकी प्रॉपर्टी होती है रिस्पॉन्स टेक्स्ट एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट API की, इसके अंदर वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बेसिकली इस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट किया है इनटू जेसन फॉर्म यूजिंग जेसन डॉट पार्स मेथड अवेलेबल विद इन द जावास्क्रिप्ट, और उसको बेसिकली एक कांस्टेंट वेरिएबल में सेव कर लिया जेसन रिस्पॉन्स। अब हमारे पास जेसन आ गया ना, अब हम बेसिकली इस डाटा को जो कि रिटर्न किया सर्वर ने, इसको बेसिकली हम ट्रैवर्स करेंगे यूजिंग दिस लूप आइटम इन जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट्स में होते हैं, तो ये की वैल्यू पेयर जब ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करना हो तो आपको पता है कि आप इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइटम के अंदर इसकी की आ जाएगी जो भी उसने वैल्यू रिटर्न की है, ठीक है, जेसन की। और उसके बाद हमारे पास दो जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स, ये आपके लिए फेमिलियर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी सर्च सजेस्ट डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल टू जेसन रिस्पॉन्स ऑफ आइटम डॉट टर्म्स, ठीक है। जो जेसन रिस्पॉन्स ऑफ आइटम से तो आपके पास इंडिविजुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, तो टर्म्स जो है दिस इज बेसिकली द
कॉलम नेम विद इन द टेबल। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी क्यूरीज होती हैं SQL क्यूरीज, वो किस फॉर्मेट में डाटा रिटर्न करती हैं। जब हमने एक क्यूरी एग्जीक्यूट की थी, सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। तो हम किस तरह रिट्रीव कर रहे थे पासवर्ड, मैं बताया था आपको इस फॉर्मेट में डाटा होता है, पासवर्ड और पासवर्ड की वैल्यू, ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में जो भी डाटा रिटर्न होगा ना सर्वर साइड से, वो बेसिकली जो उसका कॉलम नेम है वो होगा और उसकी वैल्यू होगी। तो जितनी बेसिकली वैल्यूज मैच होंगी, क्योंकि ये सर्च सजेस्ट की फंक्शनलिटी है, अलॉन्ग विद द कॉलम नेम, हर एक के साथ कॉलम नेम एसोसिएटेड होगा। फॉर एग्जांपल टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टर्म सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, टर्म्स सॉफ्टवेयर दिस, तो आपके पास टर्म्स का जो पार्ट है दिस इज बेसिकली द कॉलम नेम। तो जैसे रिस्पॉन्स ऑफ आइटम के अंदर से आप उस कॉलम नेम की के क्रॉस वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे, विच वुड बी द दिस पार्ट, उसको बेसिकली आपने सेट कर दिया इनर HTML और उसके बाद लाइन ब्रेक दे दी, ठीक है। फिर आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID सर्च सजेस्ट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आपके पास ये सर्च सजेस्ट की फंक्शनलिटी है ना, तो आप जब भी यहाँ पे SO टाइप करेंगे, एक तो ये बिल्कुल साथ मैंने डिव क्रिएट किया हुआ है इसके नीचे HTML में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो वो इसके अंदर इस तरह डाटा को अपेंड कर देगा, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BR के बाद नेक्स्ट लाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो नेक्स्ट लाइन में आपको नज़र आएंगी, और फिर उसके बाद उस डिव का बॉर्डर सेट कर देंगे। तो आपको बिल्कुल उसी तरह नज़र आएगा जिस तरह आप सर्च सजेशंस देखते हैं इन द गूगल, ठीक है। तो ये 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करने का ये मकसद है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये वाला समझ नहीं आया जो रिस्पांस में आपने किया टर्म्स, जो टेबल और रिस्पांस में आ रहा है। ये जो अच्छा ये टर्म्स है, हाँ, ये बेसिकली टर्म्स जो है ना, दिस इज द कॉलम नेम विद इन द डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो मैं इसकी जब क्यूरी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा, टेबल का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो आपके पास जो एट द बैक एंड टेबल है ना, उसके अंदर इस तरह का फॉर्मेट है, एक ID का कॉलम है और एक टर्म्स का कॉलम है, ठीक है। ID का कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जितने भी IDs हों, जितने भी टर्म्स हैं उतनी IDs हो जाएंगी। और टर्म्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर सकते हैं, जितने भी यूज़र ने टर्म्स सर्च की हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगी, PHP है, HTML है, CSS है, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज़ भी रिटर्न होगी ना सर्च सजेशन के क्रॉस, वो सारी की सारी कॉलम नेम के साथ बेसिकली की वैल्यू पेयर की फॉर्म में रिटर्न होती है। टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टर्म्स ऑफ PHP, टर्म्स ऑफ HTML। तो हमने अगर मल्टीपल टर्म्स रिटर्न हुई हैं एज अ सजेशन, तो फिर हमने बेसिकली उसको इस तरह लूप करना है कि उस की के क्रॉस हर एक वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो ये खुद ब खुद मूव करता रहेगा 1 बाय 1। ये जो लूप है ना, ये हर एक आइटम को 1 बाय 1 ट्रावर्स करेगा, ठीक है। और उसके टर्म्स जो की पार्ट है उसके अंदर से वैल्यू पार्ट को रिट्रीव करने के बाद इस इनर HTML के थ्रू इस बेसिकली डिव के अंदर, जो कि सर्च सजेस्ट जिसका ID है, उसके अंदर सेट कर देगा। सेट करने के बाद फिर हम उसका बॉर्डर सेट कर देंगे, ठीक है। इसका कंप्लीट व्यू जो है ना कोड का, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, फिर उससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन होपफुली आपको अब बेहतर समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो ये सर्वर रिस्पॉन्स हो गया। अब इसके बाद जो रेडी स्टेट प्रॉपर्टी है, इसका मैंने पहले भी आपको डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, इस स्लाइड के अंदर अगेन है, इसको आपने खुद से दोबारा देख लेना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 0 कब होती है? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट बिफोर यू हैव कॉल्ड द ओपन मेथड, ठीक है। जब आप ओपन मेथड कॉल कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू रेडी स्टेट की 1 होती है। जब आप सेंड मेथड कॉल कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2 होती है। आफ्टर द ब्राउजर हैज़ एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन विद द सर्वर बट बिफोर द सर्वर हैज़ कंप्लीटेड द रिस्पॉन्स, तो उसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है। जब सर्वर साइड रिस्पॉन्स रेडी होता है तो बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 4, और हम नॉर्मली जो 4 वैल्यू है रेडी स्टेट की उसी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब ये बेसिकली XML HTTP रिक्वेस्ट API से जब आपने एजेक्स कॉल को इनिशिएट करना है, उसका व्यू का कोड है, ठीक है। और व्यूज़ में आपको आइडिया है, व्यूज़ में क्या होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, इंटरफेस होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़र ब्राउज़र में व्यू करते हैं, ठीक है। और ये इस एग्जांपल में हमने गेट मेथड से एजेक्स कॉल को इनिशिएट किया यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट API। तो व्यू में क्या होता है, व्यू में आपके पास HTML भी होती है और जावास्क्रिप्ट भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने वो लास्ट टाइम देखा था, जब आपके पास फिश का व्यू था तो उसमें हम एडिट और डिलीट
कि 2 लिंक्स ऐड किए थे। तो जब हम डिलीट पे क्लिक करते थे तो आपके पास स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो नीचे आपके पास फंक्शन था जावास्क्रिप्ट का, हम उसको कॉल करते थे, ठीक है। तो इसी तरह व्यू के अंदर यहाँ पे भी हमने एक स्क्रिप्ट के टैग के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो टॉप पे तो आपके पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर एक h1 टैग है सर्च वेबसाइट, फिर एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप की टेक्स्ट फील्ड है जिसकी आईडी है टेक्स्ट सर्च, और उसके अंदर ऑन की अप के क्रॉस एक फंक्शन कॉल होगा सर्च सजेस्ट। फिर उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट का बटन है और उसके अंदर वैल्यू सर्च है, ठीक है। और उसके बाद एक डिव है जो कि एक एम्प्टी डिव है विद आईडी सर्च सजेस्ट, ठीक है। इस डिव के अंदर हम बेसिकली जो वैल्यूज रिट्रीव करेंगे उनको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म के टैग के अंदर आपके पास एक्शन एट्रीब्यूट भी नहीं है और मेथड एट्रीब्यूट भी नहीं है, मीनिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सबमिटिंग दिस फॉर्म। बेसिकली आप इस फॉर्म की सबमिशन में इंटरेस्टेड नहीं है, रादर यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एन एजेक्स कॉल, ठीक है। इसीलिए आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जो फील्ड है उसके अंदर ऑन की अप का इवेंट ऐड किया है अलॉन्ग विद द जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच इज़ टू बी कॉल्ड। तो इसमें होगा ये कि यूँ ही आपके पास इंटरफेस में बेसिकली इस तरह की टेक्स्ट फील्ड आएगी, उसके अंदर यूँ ही आपने एक लेटर टाइप किया, फॉर एग्जांपल ए टाइप किया या जो भी एस टाइप किया, तो ऑन की अप का इवेंट ट्रिगर होगा, सर्च सजेस्ट का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन की डेफिनेशन नीचे आपके पास गिवन है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का टैग के अंदर है। इस फंक्शन के अंदर जैसे सबसे पहली स्टेटमेंट में हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट सर्च, ये 1 नहीं होना चाहिए, ये मैंने गलती से राइट कर दिया, ठीक है, डॉट वैल्यू। तो आपने बेसिकली इस टेक्स्ट फील्ड से यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की है उसको रीड करके इस स्ट्रिंग टाइप के str टाइप के वेरिएबल में सेव कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपके पास सर्च सजेस्ट है इसके अंदर एम्प्टी कर दिया और इसके बॉर्डर को वो 0 पिक्सल कर दिया। अब ये करने की ज़रूरत इसलिए है कि जब आप इसके अंदर 1 बाय 1 लेटर्स को चेंज करेंगे ना, तो यू डोंट वांट टू अपेंड द रिजल्ट्स। आप बेसिकली सर्च सजेस्ट में रिजल्ट्स को अपेंड नहीं करना चाहते, आप बेसिकली न्यू रिजल्ट्स शो करना चाहते हैं ना, ठीक है। तो जब भी ये एक लेटर आप टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल एस टाइप किया तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग अगर उसमें डिव के अंदर कोई डाटा है उसको एम्प्टी कर देंगे और उसके बॉर्डर को भी 0 कर देंगे। फिर दोबारा आपने ओ टाइप किया, फिर दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा सर्च सजेस्ट पर, फिर वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मीनिंग दैट अगर पहले से कोई रिजल्ट थे एस के क्रॉस तो उनको पहले रिमूव कर देगा, एम्प्टी कर देगा आपकी डिव को, ठीक है। ये वाली जो डिव है ना, डिव विद द आईडी सर्च सजेस्ट, इसके अंदर इसका बॉर्डर भी रिमूव कर देगा और इसके अंदर कोई अगर स्ट्रिंग डाटा है तो उसको भी रिमूव कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ XML HTTP request API with the name search request, ये आपको आइडिया है। अब बेसिकली जब हमने रिक्वेस्ट को इनिशिएट करना है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, वी नीड 2 मेथड्स, ओपन एंड सेंड। तो सबसे पहले हमने एक URL वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ये बेसिकली राउट है, ठीक है, स्लैश रिक्वेस्ट नेम का राउट हमने route.php फाइल के अंदर क्रिएट किया, web.php सॉरी, इन द राउट्स फोल्डर। और उसके अंदर जो की हम सेंड कर रहे हैं दैट इज सर्च इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ है क्योंकि गेट मेथड से सेंड कर रहे हैं। और उसके बाद जो str है, दिस इज द वैल्यू टाइप्ड बाय द यूजर इन द टेक्स्ट फील्ड। तो जो ही बेसिकली एक लेटर यूजर टाइप करेगा वो str के अंदर आ जाएगा, फिर सेकंड टाइप करेगा वो बेसिकली so आ जाएगा इसके अंदर, जब f टाइप करेगा तो sof आ जाएगा। जो भी यूजर ने टाइप किया वो बेसिकली हम क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर ऐड करके टुवर्ड द सर्वर सेंड करेंगे, ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट राउट। और फिर सर्च रिक्वेस्ट डॉट ओपन के अंदर हम फर्स्ट मेथड गेट स्पेसिफाई कर रहे हैं और सेकंड में जस्ट इस URL को पास कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर क्रिएट किया। और उसके बाद क्योंकि ये गेट मेथड है तो हमने सर्च रिक्वेस्ट डॉट सेंड के मेथड के जो रिक्वेस्ट है एजेक्स कॉल है उसको इनिशिएट कर दिया और सेंड कर दिया, ठीक है। नाउ वी आर वेटिंग स्टेट, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं कि सर्वर का रिस्पॉन्स आए। अब रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए आपके पास ऑन रेडी स्टेट चेंज की प्रॉपर्टी है, इसके क्रॉस आपने एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर जिस तरह लास्ट स्लाइड में आपने देखा था हमने चेक किया कि रेडी स्टेट की वैल्यू 4 है और जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली डाटा रिट्रीव कर लिया उसने।
सक्सेसफुल है। फिर हम आपके पास जो डाटा रिटर्न होता है दैट इज़ इन दिस प्रॉपर्टी सर्च रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, इसको हमने जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। फिर हमने बेसिकली उसको जेसन जो आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको लूप किया, लूप करने के बाद जेसन रिस्पॉन्स ऑफ आइटम, ठीक है। तो आपके पास ये जो इस फॉर्मेट में होगा ये इस फॉर्मेट में होगा, 0 उसके बाद टर्म्स, टर्म्स फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, 1 टर्म्स, ठीक है, एस से कोई और वर्ड स्टार्ट होगा, 2 टर्म्स, ठीक है, और इससे एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड। तो ये बेसिकली अगर आपने एस टाइप किया है और उस एस टाइप करने के क्रॉस अगर आपके पास 3 रिजल्ट्स रिटर्न हुए हैं, सो इट वुड बी इन दिस फॉर्मेट। आपके पास 0 1 2 ये बेसिकली जेसन से डील करने का मेथड है, ठीक है। और उसके बाद ये टर्म्स जो हैं दिस इज बेसिकली द कॉलम नेम। ये टर्म्स 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 जो रिपीट हो रहा है हर एक रिजल्ट के अंदर, ये बेसिकली कॉलम नेम है। और इसकी जो वैल्यू पार्ट है दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जेसन रिस्पॉन्स ऑफ आइटम, तो बेसिकली ये आइटम इन, तो ये पहले 0 जो वैल्यू है उसको ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। तो 0 के अंदर हम टर्म्स के क्रॉस उसकी वैल्यू को रिट्रीव करेंगे और डिव के अंदर सेट कर देंगे, प्लस इक्वल मीनिंग दैट यू आर गोइंग टू अपेंड, ठीक है। फिर ये सेकंड लूप में 1 में आएगा, 1 से उसने वैल्यू रिट्रीव की, फॉर एग्जांपल ये सेकंड जो है, और फिर फर्स्ट रिजल्ट के बाद उसने बी आर भी किया, इसको भी देखें, ठीक है, लाइन ब्रेक भी देगा। फिर जो सेकंड रिजल्ट है उसको भी अपेंड कर देगा। फिर जो थर्ड रिजल्ट है इस पर आएगा, इसके अंदर से वैल्यू गेट करेगा, ठीक है, और अपेंड कर देगा, फिर लाइन ब्रेक दे देगा। सो लाइक वाइज आपके पास ये जो सर्च स्ट्रिंग है उसके अंदर इस तरह मल्टीपल लाइंस पे रिजल्ट नज़र आएगा अलॉन्ग विद द ड्यू टू द बी आर टैग, ठीक है। तो जो भी बेसिकली वैल्यूज रिट्रीव होंगी वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सर्च सजेस्ट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, उसके बाद आप बॉर्डर लगा देंगे जिससे वो थोड़ा आपको विजुअली भी अच्छी तरह नज़र आएगा, ठीक है। तो ये वो बेसिकली रिक्वेस्ट मेथड से हैंडल करने का तरीका। अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया आपको और चीज़ें, होपफुली आप ये अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब इसका राउट और कंट्रोलर पार्ट, ये तो आपका व्यू पार्ट हो गया ना लारावेल के अंदर। अब इसका राउट और कंट्रोलर पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ राउट, क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट से बेसिकली ये जो आपकी राउट था इसको कॉल कर रहे थे, ठीक है। हम बैक जाएँ तो ये गेट मेथड था ना, और स्लैश रिक्वेस्ट वो राउट था आपका। यहाँ पे हम आएंगे, गेट मेथड स्लैश रिक्वेस्ट राउट है, और उसके अंदर ऐप HTTP कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर, और उसके अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट का एक मेथड है जो कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। कंट्रोलर में आएंगे तो एक फंक्शन में डिस्क्राइब किया XML HTTP रिक्वेस्ट का विद द सेम नेम एज मेंशन इन द राउट्स फाइल। और फिर सबसे पहले हमने क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर से जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की उसको रिट्रीव किया, और आपको याद है कि हमने वो सर्च की से सेंड की। हम दोबारा जाएं वापस, तो ये बेसिकली सर्च की थी, और सर्च की के वैल्यू पार्ट में हमारे पास str वो डाटा है जो कि बेसिकली क्लाइंट ने टाइप किया इन द सर्च सजेस्ट इन द टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर s टाइप किया तो इसमें s होगा आगे। तो यहाँ से अब आपके पास सर्च टर्म के अंदर s आ जाएगा रिक्वेस्ट ऑफ सर्च से। फिर आप चेक करेंगे इफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस सर्च टर्म इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर इसके बाद जो क्यूरी है ना मैं आपको दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपके यहाँ से आप कुछ एंटर करें ना और इसको 0 कर दें, ठीक है, तो फिर सारे के सारे वो टेबल से सारे के सारे रिजल्ट्स ला के डिस्प्ले कर देगा। सो यू वांट टू अवॉइड दैट, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पज यू हैव टू मेक श्योर के स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना वो बेसिकली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एटलीस्ट देयर शुड बी 1 कैरेक्टर, ये ना हो कोई भी कैरेक्टर ना हो और वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। क्यूरी क्या है, DB सेलेक्ट DB रॉ, ठीक है। इसमें क्यूरी जो हमने वो SQL इंजेक्शन प्रोन बेसिकली ऐड की है, ठीक है। तो बाइंडिंग नहीं की बल्कि एज इट इज़ अंदर प्लेस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट टर्म्स, ये कॉलम नेम है टर्म्स, फ्रॉम सर्च टर्म्स ये टेबल नेम है, वेयर टर्म्स दिस इज कॉलम नेम, लाइक, ठीक है। तो जब आपने पार्शियल मैच करना हो SQL क्यूरीज के अंदर तो आपको याद होगा आप लाइक की क्लॉज यूज करते हैं, लाइक सर्च टर्म और उसके बाद
परसेंटेज यूज़ किया। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका ये क्यूरी करेगी, अगर आपके पास एस है तो डजेंट मैटर कि एस के बाद क्या आ रहा है, परसेंटेज बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करता है कि डजेंट मैटर के आपके पास जो स्ट्रिंग है उसके बाद उसमें एस के बाद क्या आपके पास लेटर आ रहा है, इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपके पास एस ओ है, डजेंट मैटर कि उसके बाद क्या आ रहा है, तो आपने जब सर्च सजेशन रिटर्न करवानी है तो आपने इसी तरह का सिनेरियो क्रिएट करना है कि वो वर्ड्स बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं विद दैट पर्टिकुलर लेटर्स, और डजेंट मैटर कि वो कंप्लीट वर्ड्स क्या हैं, हमने सिर्फ पार्शियल मैच करने हैं। सो फॉर दैट पर्पज इन द सीक्वल क्वेरीज वी हैव गॉट द लाइक क्लॉज। ठीक है, लाइक क्लॉज के अंदर हमने सबसे पहले सर्च टर्म पास की और उसके बाद परसेंटेज पास कर दिया, तो इट विल रिजल्ट इन पार्शियल मैच। तो ये बेसिकली इस तरह के सारे रिजल्ट्स रिटर्न कर देगा जो कि एस से स्टार्ट हो रहे हैं या एस ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, और उन रिजल्ट्स को इसमें सेव कर देगा। अब बेसिकली आप रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स, तो आप रिस्पॉन्स के अंदर ये सर्च रिजल्ट्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो आपका रिस्पॉन्स टेक्स्ट है यहाँ पे वो रिजल्ट्स आ जाएंगे, सर्च रिजल्ट्स, जिसमें आपने इनको जैसे में कन्वर्ट करने के बाद, लूप करने के बाद डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली व्यू है, दिस इज द राउट, और ये आपके पास कंट्रोलर है। अब इसमें जो हमने सीक्वल क्यूरी एग्जीक्यूट की है ना, वो पैरामीटर बाइंडिंग से नहीं की। ठीक है, ये मैंने दोनों ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो लारावेल के अंदर ना क्यूरीज बेसिकली ऑप्शंस तो मल्टीपल हैं, लेकिन सारे के सारे क्यूरी ऑप्शंस हर एक टाइप की क्यूरी के साथ बेसिकली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जब इस तरह की क्यूरी राइट की ना, सेलेक्ट टर्म्स फ्रॉम सर्च टर्म्स वेयर टर्म्स लाइक क्वेश्चन मार्क, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। ठीक है, so then I basically searched and looked into it, so they said that there is a basically possibility कि कुछ क्यूरीज जो हैं वो एलोकेंट ORM ही एग्जीक्यूट करे। ठीक है, एलोकेंट ORM में हो जाएगी ये, लेकिन रॉ क्यूरीज में जो पैरामीटराइज्ड अप्रोच है ना, उसके अंदर ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए फिर मैंने ये DB सेलेक्ट का मेथड है, इसके अंदर DB रॉ एक और मैंने अप्रोच फाइंड की। ये DB रॉ बेसिकली दिस इज ऑल्सो यूज टू ऐड द क्यूरीज, और इसमें आप पैरामीटर बाइंडिंग नहीं करते। ठीक है, DB रॉ लिखेंगे ना तो इसमें आपको पैरामीटर बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट टर्म्स फ्रॉम सर्च टर्म्स वेयर टर्म्स लाइक, और साथ ही स्ट्रिंग सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू को पास कर दूँगा। ठीक है, अगर मैं ये जिस तरह नीचे आपके पास लिखा हुआ DB ऑफ सेलेक्ट, इसके अंदर फिर मैं रॉ क्यूरी राइट नहीं कर सकता, इसमें मुझे पैरामीटर बाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो इफ़ यू वांट टू राइट अ रॉ क्यूरी विद इन द DB सेलेक्ट, देन बेसिकली विद इन द DB सेलेक्ट यू हैव टू राइट द DB रॉ मेथड। इस मेथड को कॉल करेंगे तो फिर आप बेसिकली इस तरह की क्यूरी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा DB स्टेटमेंट भी है आपके पास एक मेथड विद इन द लारावेल, जो कि आपको क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो आप खुद से ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसलिए इनको रिमूव नहीं किया, जस्ट कमेंट्स के अंदर ऐड कर दिया, ताकि आप अगर चाहें तो लेटर ऑन खुद से इन चीज़ों को ट्राई करके देखें। ठीक है, सो दिस वाज द होल बेसिकली फ्लो ऑफ द कोड विद इन द लारावेल फ्रेमवर्क। व्यू से बेसिकली व्यू से रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी एजेक्स की, राउट के अंदर आएगी, राउट से कंट्रोलर के अंदर आएगी, कंट्रोलर जो है वो एक सीक्वल की क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट्स को रिटर्न करेगा, और बेसिकली आपका व्यू जो है उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद डाटा को अपडेट कर देगा। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जो आपने कमेंट की एवरीथिंग चलते हैं। हाँ, ये जो DB सेलेक्ट की क्यूरी है ना पैरामीटर बाइंडिंग वाली, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो मैंने इसको काफ़ी सर्च किया था, तो दे हैव रिटन के इट इज़ पॉसिबल कि डिफरेंट ऑप्शंस तो एग्जिस्ट करते हैं लारावेल के अंदर क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के, लेकिन ये हो सकता है कि सारे के सारे ऑप्शंस हर एक क्यूरी को फॉर एग्जांपल के साथ वर्क करें। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल कि सारे के सारे ऑप्शंस बेसिकली वर्केबल ना हो। तो ये DB सेलेक्ट जो क्यूरी है, सेलेक्ट टर्म्स फ्रॉम सर्च टर्म्स वेयर सर्च टर्म्स लाइक क्वेश्चन मार्क, ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो फिर मैंने इसका ऑल्टरनेट वे जो है ना ये फाइंड किया। एलोकेंट ORM के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं। एलोकेंट ORM जो है ना उसके अंदर बेसिकली इस तरह के मेथड्स हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जो रॉ क्यूरीज हैं उसमें बेसिकली जो पैरामीटर बाइंडिंग के अप्रोच है उसके अंदर ये क्यूरी जो लाइक क्लॉज के साथ है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। सो देन आई कमेंटेड दैट एंड फाइंड द ऑल्टरनेटिव वे। तो उसमें ऑल्टरनेट जो था उसमें DB सेलेक्ट के अंदर DB रॉ का मेथड जो था, तो आप इसको यूज़ करें तो ये वर्क करता है। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। ठीक है,
तो इसमें आपको इसके अलावा बाकी क्यूरी का फॉर्मेट और उसका फ्लो तो समझ आ गया ना सर, कि आपने एजेक्स कॉल को किस तरह इनिशिएट करना है और किस तरह उसके रिस्पॉन्स को रीड करके डिस्प्ले करना है। जी सर। ठीक है, अब इसके बाद जो इंटरफेस था ना इसका, वो इस तरह का था। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है, जो मैंने वो फॉर्म आपको दिखाया था ना, उसमें एक सर्च का बटन है। फॉर एग्जांपल आपने W टाइप किया तो ये आपके पास वेब, W3 स्कूल्स, वेब हिस्ट्री, वेब 1.0, वेब टेम्पलेट्स, ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स थे ये उस टेबल से फैच हुए। ठीक है, और डिव के अंदर सेट हो गए और उस डिव को आपने बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, क्योंकि ये इमीडिएटली आफ्टर पड़ा हुआ तो आपको इसी तरह नज़र आता है कि ये एक सर्च सजेशन है। ठीक है, उसके बाद जब आपने थोड़ी अपनी जो सर्च स्ट्रिंग थी उसको थोड़ा और स्पेसिफिक किया, फॉर एग्जांपल वेब, तो फिर बेसिकली इसमें से जो ये W3 स्कूल्स वाला रिजल्ट था ये फिल्टर आउट हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वेब, वेब हिस्ट्री, वेब 1.0, वेब टेम्पलेट्स। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपने स्पेसिफिक किया फॉर एग्जांपल वेब एस, तो इसमें आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी रिजल्ट जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह सीक्वल की क्यूरी आपके रिजल्ट्स को फिल्टर करती है। ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट आप इसको सर्च वेबसाइट के कंटेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह करेंगे कि इनिशियली तो आपके पास कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट यूज़र आ रहा है आपकी वेब एप्लीकेशन में, वो कुछ भी टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल वेब टाइप करेगा और उसके बाद सर्च पे क्लिक करेगा तो आप उसे सजेशन में कुछ भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आप सर्च के बटन के क्रॉस एट द बैक एंड जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके अगर कोई आईटी की वेबसाइट है तो उसमें अगर वेब पोर्टल, वेब प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड कोई स्ट्रिंग मैचिंग के क्रॉस आपके पास कोई डाटा आ रहा है तो आप उसको रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं इन द वेब पेज। अदरवाइज सजेशन आपकी एम्प्टी होगी। लेकिन अगर एज्यूम करें आपके 10 to 15 फॉर एग्जांपल यूजर्स आ गए वेब एप्लीकेशन के और उन्होंने कुछ स्ट्रिंग्स को सर्च किया एज पार्ट ऑफ दिस इंटरफेस, फिर आपके बेसिकली जो 11th यूज़र होगा या फ्यूचर यूजर्स होंगे वो अगर उसी तरह की सिमिलर टर्म्स टाइप करेंगे तो फिर सजेशंस बेसिकली आपकी पॉपुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एजेक्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मीन्स के हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एजेक्स इम्प्लीमेंट होगी। आई वुड से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एडमिन पार्ट है, एडमिन पोर्टल है किसी ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन में, एडमिन पार्ट है। ठीक है, अब एडमिन पार्ट में फॉर एग्जांपल उसके पास एक इस तरह का टेबल आ रहा है जिस टेबल के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं अलॉन्ग विद आईडी और उसकी बाकी सारे फीचर्स जो हैं जिस तरह फिश की डिटेल्स हैं। ऊपर उसके पास एक सर्च बार है एडमिन पार्ट ऑफ द वेब पोर्टल के अंदर, और जो ही वो इसके अंदर टाइप करे, फॉर एग्जांपल वो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप करेगा टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ना, तो सर्च करेगा फॉर एग्जांपल शर्ट को सर्च करेगा SHIRT शर्ट लिखेगा, तो आपके पास जितनी भी आइटम्स हैं आपके ऑनलाइन वेब पोर्टल में ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी की सारी शर्ट्स जो हैं वो बेसिकली रिजल्ट्स टेबल के अंदर रीपॉपुलेट हो जाएंगे ओनली विद द शर्ट आइटम्स। अभी तो आपके पास टेबल के अंदर शर्ट्स की भी इंफॉर्मेशन है, ट्राउजर्स भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा शूज़ हैं तो वो भी हैं ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एडमिन जस्ट इंटरेस्टेड है कि मेरे पास शर्ट की कितनी कैटेगरीज हैं या शर्ट के कितने बेसिकली स्टॉक अवेलेबल है, वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो आप उसमें एक ऊपर बार क्रिएट करेंगे, सर्च बार, और उसमें यूज़र बेसिकली एडमिन जो है जो ही टाइप करना स्टार्ट करेगा S, तो ये आपका टेबल जो है ये बेसिकली फ़िल्टर हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ S से स्टार्ट होने वाले, तो इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होंगे ना, तो एक नेम होगा प्रोडक्ट में, तो नेम कैटेगरी के साथ आप इसको कंपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा सर्च ट्राउज़र, ठीक है, बेल्ट, शूज़, तो जब वो यहाँ पे S लिखेगा तो आपका शर्ट और शूज़ के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेसिकली टेबल के अंदर आ जाएंगे, बाकी सारे फॉर एग्जांपल फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब वो इसके बाद SH भी लिख देगा फिर शूज़ वाला जो रिकॉर्ड है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, मीनिंग दैट वो भी फिल्टर आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ शर्ट के रिकॉर्ड बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर हर एक स्टूडेंट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को इस कंटेक्स्ट में आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने नए रिकॉर्ड को एंटर करना चाहें, ठीक है, तो नए रिकॉर्ड में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का पोर्टल है जिसमें एक टेबल है मुझे नज़र आ रहा है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स। ठीक है,
यहाँ पे एक सर्च की बार हो जिसमें मैं नेम लिखूँ तो स्टूडेंट्स के जो टेबल है वो रीपॉपुलेट हो जाए विद दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द स्टूडेंट। फिर उसके बाद मैं साथ ही ऐड भी कर सकता हूँ, एक फॉर्म हो जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड ऐड कर सकूँ। जो ही ऐड पे फॉर एग्जांपल क्लिक करूँ तो रादर दैन के फॉर्म सबमिट हो, ए सिंक्रोनस कॉल इनिशिएट हो। ठीक है, जिस तरह फिश को हम ऐड करते थे तो पेज रीलोड होता था ना, तो आप बटन के क्लिक के क्रॉस भी ए सिंक्रोनस कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो ही मैं इस पर ऐड पे क्लिक करूँ तो स्ट्रेट अवे मुझे इस टेबल के अंदर नीचे एक नई बेसिकली रो नज़र आ जाए जो कि आपने रीसेंट रिकॉर्ड ऐड किया विदाउट रीलोडिंग द वेब पेज। ठीक है, तो बटन के क्रॉस भी आप एजेक्स कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड की एक्टिविटी से क्रॉस भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास हो उसके क्रॉस भी एजेक्स कॉल्स को इनिशिएट कर सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बेसिकली ये बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए है। सो आई वुड एज्यूम कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम बेसिकली जो फंक्शनलिटी हो रही होगी दैट वुड बी डन यूजिंग द एजेक्स। ठीक है, अच्छा अभी आपका कोई क्लास है या आपने बेसिकली क्या टाइम हो गया? इस 4:11। तो इसके बाद जो आपके पास सर्च सजेशन की फंक्शनलिटी है ना, इसी का ये टेबल है जिससे मैं टर्म्स गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास ये टेबल इस तरह का टेबल है जिसमें आईडी है और टर्म्स है। तो जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि इनिशियली आपके पास ये टेबल एम्प्टी होगा। जब फर्स्ट यूज़र आएगा आपकी एप्लीकेशन का तो वो इस सर्च बार के अंदर जो भी टाइप करेगा, क्योंकि ये टेबल एम्प्टी होगा क्योंकि आपकी वेब एप्लीकेशन को इससे पहले किसी ने यूज़ ही नहीं किया, तो जो भी वो टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल शर्ट टाइप करेगा तो वो सर्च पे क्लिक करेगा तो आप इन द बैकग्राउंड इस टर्म को इस टेबल के अंदर ऐड कर देंगे। तो आपके पास एक फर्स्ट टर्म आ गई शर्ट। सेकंड यूज़र आया उसने शू सर्च किया तो शू को ऐड कर देंगे। ठीक है, थर्ड आया उसने कुछ और ऐड कर दिया, फोर्थ आया उसने, फिर जब यूज़र्स आते रहेंगे और वो डिफरेंट टर्म को सर्च करते रहेंगे फिर आपका टेबल पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट यूज़र आएगा वो कुछ भी टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल लेटर, तो आप इसको रिट्रीव करके उसको डिस्प्ले करेंगे एज पार्ट ऑफ द सजेशन। तो ये जो टेबल है इसके अंदर आपको ये टर्म्स नज़र आ रही हैं, दीज आर बेसिकली आईटी टर्म्स। वेब है, हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर मीडिया है, एजेक्स, HTML, CSS। तो आई एज्यूम कि ये टर्म्स जो हैं किसी भी आईटी पोर्टल के ऊपर लोगों ने सर्च की। ठीक है, उन्होंने सर्च किए हैं कि वेब को सर्च किया तो आपने वेब ऐड कर दिया, हाइपर टेक्स्ट को सर्च किया, हाइपर टेक्स्ट ऐड कर दिया, हाइपर मीडिया को सर्च किया, हाइपर मीडिया ऐड कर दिया। तो इन फ्यूचर जब उस पोर्टल के अंदर आगे यूज़र H टाइप करेगा तो हाइपर टेक्स्ट भी रिटर्न होगा, हाइपर मीडिया भी रिटर्न होगा, और नीचे अगर कोई और कोई भी मैचिंग नहीं है तो कोई भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जब जिसने W टाइप किया था तो W के क्रॉस वेब भी रिटर्न हो रहा था, W3 स्कूल भी रिटर्न हो रहा था, वेब 1.0, वेब हिस्ट्री, वेब टेम्पलेट्स। लेकिन जब मैंने E टाइप किया था तो W3 स्कूल जो था फिल्टर आउट हो गया था, जबकि रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपके पास नज़र आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको हैंडल करना है। नेक्स्ट जो है ना, ये कोड की डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने अभी आपको कोड समझाया ना उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो ये आप खुद से रीड करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, तो इस कोड डिस्क्रिप्शन में यही बताया था कि ऑन की अप के क्रॉस सबसे पहले सर्च सजेस्ट का फंक्शन कॉल होगा, ये देखें। उसके बाद जो ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया कि स्ट्रिंग के अंदर str जो वेरिएबल है इसके अंदर डाटा को रीड कर लिया डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी से, और जो आपके डिव है उसको बॉर्डर 0 कर दिया अलॉन्ग विद एम्प्टी डिव। फिर हमने सर्च सजेस्ट के अंदर XML HTTP ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राउट को कॉल किया जो कि web.php में है। ठीक है, URL में, और फिर उसको यूजिंग ओपन एंड सेंड कर दिया। ठीक है, सर्वर की तरफ यूजिंग ओपन एंड सेंड मेथड्स रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर दिया। ठीक है, फिर सर्वर साइड पे आपके पास कंट्रोलर का मेथड है। ठीक है, और कंट्रोलर के मेथड के अंदर आपके पास XML HTTP रिक्वेस्ट का टाइप का एक फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपने सर्च जो टर्म है उसकी लेंथ को चेक किया, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 0, फिर टर्म को रिट्रीव किया, पर पहले ये लिखना चाहिए। ठीक है, ये आउटसाइड होना चाहिए, मैंने अंदर लिख दिया, ये गलत है, ये बाहर होगा फिर ही उसकी लेंथ एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आपने क्यूरी एग्जीक्यूट की, क्यूरी से रिजल्ट जो था उसको
रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न कर दिया टूवर्ड्स द क्लाइंट, ठीक है, और फिर क्लाइंट साइड पे उसको बेसिकली प्रोसेस कर लिया यूजिंग द एरे, ठीक है। अब अगर आपने जो रिक्वेस्ट हमने XML HTTP रिक्वेस्ट API से यूजिंग गेट मेथड परफॉर्म की थी, अगर आपने पोस्ट मेथड से करनी हो देन दिस इज द कोड फॉर दैट, ठीक है। तो आपका राउट जो है, राउट और कंट्रोलर ये दोनों सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आप सिमिलर राउट के ऊपर ही रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं और सिमिलर कंट्रोलर को ही यूज़ कर सकते हैं जो कि आपने गेट मेथड के लिए किया है, देयर इज नो चेंज। लेकिन जिस तरह आपने रिक्वेस्ट पैकेट को फॉर्मुलेट करके सेंड करना है टुवर्ड सर्वर, दैट हैज़ बेसिकली चेंज, ठीक है। तो इस कोड में मैं आपको गो थ्रू करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ी सी चेंजेस के साथ में। तो सबसे पहले तो आपके पास एक फंक्शन है सर्च सजेस्ट जो कि ऑन की अप के क्रॉस एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अंदर हम सबसे पहले वैल्यू को गेट कर रहे हैं, ठीक है। str के अंदर ये जो आईडीज़ हैं ये 1, ये बेसिकली इसको आपने जस्ट वही एज्यूम कर लें क्योंकि मैंने मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाए हुए थे इसलिए मैंने आईडीज़ को चेंज कर दिया था, ठीक है। लेकिन सर्च सजेस्ट की आईडीज़ ही हैं। उसके बाद डिव के अंदर उसके बॉर्डर को 0 सेट किया और उसके अंदर टेक्स्ट को एम्प्टी किया, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया XML HTTP रिक्वेस्ट टाइप का, फिर एक बेसिकली पैरामीटर। अच्छा, इसमें अब आप यहाँ पे एज पार्ट ऑफ द URL सेंड नहीं कर रहे क्योंकि पोस्ट मेथड है ना, तो पोस्ट मेथड में आप जब सेंड करेंगे पैरामीटर दैट वुड बी सेंड एज पार्ट ऑफ द बॉडी विद इन द HTTP रिक्वेस्ट पैक। यहाँ पे आप जस्ट पैरामीटर को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो पैरामीटर जो वेरिएबल है इसके अंदर आपके पास की वैल्यू पेयर है, की के अंदर क्या है सर्च और वैल्यू के अंदर क्या है जो कि यूज़र ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप किया, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च रिक्वेस्ट डॉट ओपन मेथड के अंदर पोस्ट मेथड स्पेसिफाई किया और राउट स्पेसिफाई किया रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे URL स्पेसिफाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपने क्यूरी स्ट्रिंग मेंशन नहीं की जो कि लास्ट मेथड की थी। यहाँ पे जस्ट रिक्वेस्ट राउट, दैट्स इट। लेकिन एडिशनल जो चीज़ है पोस्ट मेथड के अंदर टू सेट दीज टू बेसिकली हेडर्स। फर्स्ट हेडर के अंदर हम सेट रिक्वेस्ट हेडर के अंदर कंटेंट टाइप मेंशन कर रहे हैं विच इज़ एप्लीकेशन एग्स www-form-url encoded, और सेकंड के अंदर हम CSRF टोकन सेट कर रहे हैं। तो लारावेल के अंदर जब भी आप बेसिकली पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट को इनिशिएट करते हैं तो आपको एक टोकन जनरेट करना मस्ट है वेदर यू आर सबमिटिंग द फॉर्म। तो आपको याद होगा जब हम लास्ट टाइम प्रोजेक्ट देख रहे थे उसमें फॉर्म टैग के अंदर आपके पास एक टैग था @CSRF। अगर आप इस टैग को, इस डायरेक्टिव को, बेसिकली ये डायरेक्टिव है, इस डायरेक्टिव को अगर आप ऐड ना करें तो आपकी सर्वर साइड पे रिस्पांस जो है वो सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट है उसको हैंडल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको रिमूव करके आप फॉर्म को सबमिट करके देखें तो आपको वो बेसिकली एरर देगा, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यूजिंग एजेक्स कॉल, तो इसमें भी आपको टोकन की वैल्यू को सेंड करना है क्योंकि सर्वर साइड पे वो टोकन रिसीव करके उसके अंदर से वैल्यू को रीड करता है। तो CRF बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये एक किस्म का अटैक होता है, ठीक है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी इज अ टाइप ऑफ अटैक। सो टू अवॉइड दिस अटैक बेसिकली वी सेंड अ टोकन, ठीक है। तो अगर आप लॉरावेल फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे सो देन यू डोंट नीड दिस बेसिकली हेडर। जो सेकंड हेडर है ना CSRF_ टोकन, ये आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लेन PHP में एजेक्स कॉल को इनिशिएट कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, सो देन यू नीड ओनली फर्स्ट बेसिकली हेडर विच इज़ कंटेंट टाइप एंड इट्स वैल्यू। लेकिन अगर आप लारावेल के अंदर पोस्ट मेथड से एजेक्स कॉल को इनिशिएट कर रहे हैं या फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं देन यू हैव टू सेंड बेसिकली CSRF टोकन एज वेल, जो कि सर्वर साइड में वो रिट्रीव करने के बाद उसको फिर आपकी प्रोसेस को रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ठीक है। So as part of the post method, you need to send these two headers as well. First one is content type and second is CSRF token. और उसके बाद आपने search request dot send मेथड को कॉल किया, उसके अंदर पैरामीटर को पास कर दिया और ये पैरामीटर वही की वैल्यू पेयर है जो कि आपने ऊपर क्रिएट किया है। सर्च की है और उसकी जो भी यूज़र टाइप करेगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो इसकी वैल्यू पार्ट। फिर उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट है इट इज़ ऑल
exactly similar to the one that we have seen in the get method. On ready state change के क्रॉस एक कॉलबैक फंक्शन है. इस फंक्शन के अंदर हम रेडी स्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 और स्टेटस इज इक्वल टू 200 के क्रॉस जस्ट एक चेक प्लेस कर रहे हैं, और उसके बाद जो रिस्पांस टेक्स्ट के अंदर रिस्पांस रिसीव हो रहा है उसको बेसिकली पार्स करके जैसन में कन्वर्ट कर रहे हैं. फिर हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं. ट्रैवर्स करने के बाद उसके अंदर टर्म्स के क्रॉस जो टेबल के अंदर डाटा है उसको उस डिव के अंदर अपेंड करें और उसका बॉर्डर डिव का सब करें. होपफुली यू गॉट एन आइडिया. ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट 2 अप्रोचेज है ना वो मैं आपको लैब के अंदर बता दूंगा. ठीक है, जे क्यूरी से किस तरह आपने एजेक्स कॉल को इनिशिएट करना है और फिर फेच एपीआई से किस तरह करना है. ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. सर इसमें ये क्वेश्चन था कि